All right, so we are talking about indiviजुअल रिलेशनशिप। हमने ओवरव्यू देख लिया, हमने एक्ट ईस्ट के बारे में बात कर लिया, जेनरिक हमने नेबरहुड पॉलिसी के बारे में बात किया, हिस्ट्री के बारे में बात किया। सो नाउ इट्स टाइम दैट वी ग्रेजुएट टूवर्ड्स इंडिविजुअल कंट्री के साथ इंडिया के क्या रिलेशनशिप है। जैसे मैंने पहले कहा था कि करंट अफेयर्स को चेस करने से कोई फायदा नहीं है, स्टैटिक पढ़ के जाइए वहां पर जाके एग्जाम हॉल में जो भी आपका स्टैटिक का कंटेंट है उसको थोड़ा बहुत आप अपग्रेड करके, आप इम्प्रोवाइज करके आप लिख सकते हैं, नंबर आ जाएंगे, है ना। बिकॉज फिर यूजलेस है, क्योंकि क्या एग्जामिनर क्या कौन सा किताब पढ़ रहा है, कौन सा मैगजीन पढ़ रहा है, वो हमें नहीं पता है। वो प्रिडिक्ट भी हमारे पास समय नहीं है कि हम बैठ के उसको प्रिडिक्ट करें, ठीक है। सो इसी को सोचते हुए हम लोग ये स्टैटिक कंटेंट कर रहे हैं। लेट अस स्टार्ट विथ इंडिया पाकिस्तान। अभी न्यूज में है ऑपरेशन सिंदूर, सभी को पता है। सो उसके चलते जो है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इंडिया पाकिस्तान का जो रिलेशन है, ऑब्वियसली एक सिंगल कंट्री थे दोनों। 1947 में पार्टीशन हुआ था, ऑन विच लाइन? रिलीजियस लाइन पे हुआ था। तो फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स वी हैव फॉट इन टोटल 4 वॉर एंड न्यूमरस कॉन्फ्लिक्ट्स। कौन कौन से ईयर्स इंपॉर्टेंट है? सो 1947, 1948, 1960, 1965, 1963, 1971, 1984, 1999, 1986, 2005, 2008 और 2015 एंड फाइनली 2019 एंड 25। अब इतने सारे मैंने डेट लिखे, चलिए एक एक करके देखते हैं, तो उसी से आपको पता चल जाएगा पूरा इंडो पाकिस्तान रिलेशंस का क्या सीन बन रहा है। 47 में क्या हुआ था? पार्टीशन हुआ था, दो कंट्रीज अलग अलग हुई थी। 48 में कश्मीर के ऊपर वॉर हुआ था। सो द फर्स्ट इंडो पाकिस्तान वॉर, इट हैपेंड इन 1948। देन 1960 में क्या हुआ था? इंडस वाटर ट्रीटी, बेरूबारी यूनियन। उसके बाद 65 में क्या हुआ था? 65 में आपका इंडो पाकिस्तान वॉर, सेकेंड इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था, जो हमने बात की थी, टैशकेंट अग्रीमेंट विच कल्मिनेटेड इनटू द टैशकेंट अग्रीमेंट। 63 में क्या हुआ था? 63 में इंडो चाइना, सॉरी, पाकिस्तान चाइना रैप्रोचमेंट। उसमें हुआ क्या था कि देयर वाज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का नाम बता सकते हैं? उस समय 63 में बहुत फेमस आदमी था, बाद में भुट्टो। ओके, सो भुट्टो वाज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम। सो उसमें क्या हुआ था 63 में? सक्शगाम वैली करके एक जगह है। सक्शगाम वैली आपने देखा होगा, ये आपके सियाचिन के ऊपर है। ओके, सियाचिन से आप कह सकते हो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में। तो वो सक्शगाम वैली इज टेक्निकली पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। उसको पाकिस्तानियों ने, उनके कब्जे में था ऑब्वियसली आफ्टर द 48 वॉर, उसको चाइना को गिफ्ट कर दिया एज अ जेस्चर ऑफ पीस। बिकॉज उसके पहले पाकिस्तान और चाइना के बीच में भी लड़ाई थी। आपको ये जान के हैरानी होगी दैट इन 62 वॉर पंडित नेहरू गॉट एन ऑफर फ्रॉम पाकिस्तान टू यूज द पासेस ऑफ पाकिस्तानी कश्मीर अगेंस्ट चाइना। अब आप बोलेंगे यार ये तो दोनों दोस्त हैं, अभी इतने गहरे दोस्त हैं, पाकिस्तान तो उसका मास्टर है। लेकिन एक समय ऐसा था जब पाकिस्तान और चाइना के बीच में भी लड़ाई थी सक्शगाम वैली के ऊपर। सो 62 वॉर में पंडित नेहरू को पाकिस्तानियों ने ऑफर किया था कि आप हमारे पासेस यूज करके इंडियन आर्मी को मूव कर सकते हैं, बिकॉज कॉमन एनिमी है चाइना। चाइना इज क्लेमिंग सक्शगाम वैली, वो हमारा पार्ट है, और अक्साई चिन आपका क्लेम कर रहा है, वो आपका पार्ट है। सो हमारे कॉमन एनिमी हो जाता। बट आफ्टर 62 वॉर, पाकिस्तानीज बीइंग पाकिस्तानीज अपॉर्चुनिटी, उन्होंने देखी कि ये सक्शगाम वैली छोटा सा एक प्राइस है दैट वी विल हैव टू पे द चाइनीज, और उसके बदले में हमें
बहुत सारा एड और वगैरह हमें सपोर्ट मिल सकता है अगेंस्ट इंडिया। ओके, इंडिया बड़ा, ज्यादा बड़ा हमारा एनिमी है। सो ये 63 की बात होगी। उसके बाद 71 ऑब्वियसली इंडो पाकिस्तान वॉर जो हमारा हुआ था, जिससे बांग्लादेश का बर्थ हुआ। सो दैट वाज देयर। उसका व्हाट वाज द प्रिसीडिंग ऑपरेशन, दैट वाज कॉल्ड ऑपरेशन सर्च लाइट। उसमें जो है मिलियंस ऑफ बंगाली विमेन दे वर रेप्ड एंड मिलियंस ऑफ बंगाली मेन दे वर किल्ड। और उसके बाद जो है इंडियन आर्मी मूव करती है, एंड इंडियन आर्मी इट मेक्स बांग्लादेश एन सेपरेट कंट्री। उसके बाद हमारे लिए कौन सा एक ईयर इंपॉर्टेंट है? 1984 इंपॉर्टेंट है। 1984 में क्या हुआ था? तो 1984 में सियाचिन हमने कैप्चर किया था। तो सियाचिन वाज अ ग्लेशियर, और ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में समझौता था। इट वाज अ अनसेड अग्रीमेंट और अनस्टेटेड अग्रीमेंट दैट नोबडी इज गोइंग टू क्लेम द सियाचिन ग्लेशियर। हुआ क्या कि एक लंदन की कंपनी थी, एंड उस लंदन की कंपनी में बेसिकली पाकिस्तानी मिलिट्री ने विंटर गेयर का ऑर्डर दिया था। और जो लंदन की कंपनी में काम करता था बंदा, वो रॉ से जुड़ा हुआ था। सो उसने रॉ को बताया कि पाकिस्तानी मिलिट्री का इतना सारा विंटर गेयर का ऑर्डर आया है। सो इंडियंस को खबर मिल गई, एंड इंडियंस दे मूव्ड टू सियाचिन। एंड सियाचिन को जाके उन्होंने क्या किया, उसको जाके ऑक्यूपाई कर लिया। देन 86, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? 1986 it is important because this is the year that Pakistan officially established the policy of pursuing jihad इन कश्मीर। कश्मीर में मुजाहिदीन को ऑफिशियली पुश करना, इन्होंने 86 में ऐसा बोला कि अफगानिस्तान में उस समय जिहाद चल रहा था अगेंस्ट दी रशियंस। सो बहुत सारे मुजाहिद्स जिनको कहते थे, वो उनको रीरूट करने लगा पाकिस्तानी आईएसआई, और इंडियन कश्मीर में पुश करने लगा ये कह के कि देखो तुम जिहाद अगर रशियंस के अगेंस्ट लड़ो या इंडियंस के अगेंस्ट लड़ो, बात बराबर है। ओके, सो मुजाहिदीन्स थे, मुहाजिर्स आर डिफरेंट, मुजाहिदीन्स आर दी अफगानी और द अफगान लड़ाकास जिनको हम कहते हैं। सो दिस इज 86। मुहाजिर्स आर द पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू, ओके, इंडिया टू पाकिस्तान, जो जाते थे ना इंडिया से पाकिस्तान। सो वेरी वेरी फेमस मुहाजिर वाज परवेज मुशर्रफ। जनरल परवेज मुशर्रफ वाज अ मुहाजिर बिकॉज वो दिल्ली से पाकिस्तान के तरफ रवाना हुए थे। सो दोज हु वेंट फ्रॉम इंडियन साइड टू पाकिस्तान दे वर नोन एज मुहाजिर्स। एंड द अफगान पीपल, अफगानी इज द करेंसी, अफगान आर द पीपल। सो द अफगान फाइटर्स दे वर कॉल्ड एज मुजाहिदीन। ओके, 1999 एवरीबॉडी नोस कारगिल वॉर था उस समय। ओके, सो ये प्रॉपर है। 2005 में एक रैप्रोचमेंट हुआ था, परवेज मुशर्रफ इंडिया आए थे। ओके, एंड यहां पर जो है आगरा समिट आपको याद होगा, तो उसमें धोनी याद होगा, धोनी के लंबे लंबे बाल थे, एंड मुशर्रफ सेड दैट आई लाइक योर स्टाइल, डोंट कट इट। सो एक रैप्रोचमेंट हुआ था। और एक और ईयर इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, 2001। इस समय पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, एंड वी इनिशिएटेड ऑपरेशन पराक्रम। ऑपरेशन पराक्रम में क्या हुआ था? इंडिया मोबिलाइज्ड इट्स ट्रूप्स टू अटैक पाकिस्तान, ऑल्दो द अटैक डिड नॉट हैपन बिकॉज उस समय न्यूक्लियर ब्लफ काम कर गया उनका। उसके बाद 2008 एवरीबडी नो 26/11 के लिए फेमस है, इनफेमस है रादर। ठीक है, तो दिस इज वन थिंग। देन 2015, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? इस साल जो है मोदी जी गए नवाज शरीफ से मिलने, उनके उनकी पोती के ग्रैंड डॉटर्स इन नवाज शरीफ ग्रैंड डॉटर्स वेडिंग, ब्रेकिंग प्रोटोकॉल amidst a lot of criticism, then we got पठानकोट। 2019 में बालाकोट हुआ, पुलवामा में अटैक किया इन्होंने। एंड 2025 इज अगेन अ मॉन्यूमेंटल ईयर, वाई? बिकॉज ऑफ पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंदूर विच इज ऑन गोइंग। सो ये आपका पाकिस्तान के साथ रिलेशन का एक ब्रीफ है। द प्रॉब्लम विथ पाकिस्तान इज दैट इट्स एन आर्मी फर्स्ट स्टेट। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग थिंग क्या है, दैट पाकिस्तान, although it got approximately 20-25% of the area, but it got 33% of the army.
20% के करीब इसके पास एरिया था पाकिस्तान का, और उसमें से 33% आर्मी इसके पास चली। सो द आर्मी वॉज ऑलवेज द लीडर ऑफ द सोसाइटी। अब यहां पर आर्मी के साथ प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान में, दैट इट नीड्स एन इशू। इशू होगा तभी इट विल बी एबल टू रूल। इशू होना चाहिए ना। व्हाट जस्टिफिकेशन डज द आर्मी विल गिव टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान दैट ओके आई विल रूल ओवर यू, यू हैव टू बेयर माई रूल, यू हैव टू बेयर वट एवर इनजस्टिसेस आई थ्रो ऑन यू। सो द reason or the issue that it drums up is that of Kashmir and India और a हिंदू इंडिया। वो कहता है कि देखो जी, आप अगर हमारे अंदर नहीं रहोगे, हमारे प्रोटेक्शन के अंदर नहीं रहोगे, सो कश्मीर भी नहीं मिलेगा। कश्मीर इज आर जग्युलर वेन। कश्मीर को क्या बोलते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। पाकिस्तानी कॉल कश्मीर एज देयर जग्युलर वेन। मतलब ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट, हमारा बॉडी का पार्ट है। अगर ये होगा नहीं तो हम इट विल, हमारा हार्ट हार्ट जो पाकिस्तान का है वो क्रैश कर जाएगा। तो उसके चलते इन्होंने कश्मीर के इशू को कभी सेटल होने नहीं दिया। ठीक है। अब कश्मीर जो है, 1948 में देयर वाज अ यूएन मेडिएटेड सीज फायर। नाउ यूएन मेडिएटेड सीज फायर की वजह से यूएनएससी का एक चार्टर आता है और उसमें बोलता है कि देयर विल बी अ प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट का मतलब होता है रेफरेंडम। मतलब द पीपल ऑफ कश्मीर विल चूज वेयर दे विश टू गो। बट प्लेबिसाइट होने के पहले देयर वर टू कंडीशंस। वन कंडीशन वॉज कंप्लीट विड्रॉल ऑफ पाकिस्तानी फोर्सेस। पाकिस्तानी फोर्सेस जो है वो कश्मीर से कंप्लीटली विड्रॉ करेंगे और इंडियन फोर्सेस विल रिड्यूस, दे विल नॉट विड्रॉ। इंडियन फोर्सेस, दे आर गोइंग टू रिड्यूस देयर प्रेजेंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर टिल द टाइम द प्लेबिसाइट कैन हैपन। नाउ द प्लेबिसाइट जो है ये, उसके लिए पहली शर्त क्या थी, व्हाट वाज द फर्स्ट सिचुएशन दैट हैड टू बी टेकन केयर ऑफ, was the complete withdrawal of Pakistan. That was the first priority. Pakistan said no, so the plebiscite could not happen. उसके चलते अब कश्मीर जो है, it had become a solidified issue which will go on till eternity, because this is a perfect ruse for the Pakistani army and the Pakistani ISI to keep the Pakistani people under their control. क्योंकि कहते हैं ना कि हिंदू, हिंदू बनिया हमें कहते हैं। बनिया इज द डेरोगेटरी वर्ड दैट दे यूज। दे से हिंदू बनिया तुम पे कब्जा कर लेगा। ओके अगर तुम्हें काफिरों के अंदर नहीं रहना है, इफ यू डोंट वांट टू लिव अंडर द रूल ऑफ हिंदू बनिया, अंडर द रूल ऑफ इंडियंस, सो यू हैव टू प्लेस द ट्रस्ट ऑन अस, एंड सो दैट इज वाई कश्मीर इज देयर। उसके बाद दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज क्या था विथ रिगार्ड्स टू पाकिस्तान, वाज द IWT, द इंडस वाटर ट्रीटी। सिंपल सी बात है, जो ईस्टर्न रिवर था उसको डिमार्केट किया गया, वेस्टर्न रिवर को डिमार्केट किया गया, इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज थी। सो ईस्टर्न रिवर वाज गिवन टू हुम, इंडिया और पाकिस्तान, अंडर द वर्ल्ड बैंक मेडिएटेड इंडस वाटर ट्रीटी। कौन सा ईस्टर्न ईस्टर्न रिवर्स किसको दिया गया? ईस्टर्न रिवर वाज गिवन टू इंडिया, वेस्टर्न रिवर वाज गिवन टू पाकिस्तान। अब ईस्टर्न रिवर पे इंडिया कुछ भी करे कोई प्रॉब्लम नहीं, वेस्टर्न रिवर पे देयर वे रिस्ट्रिक्शंस, और उसमें हमें पानी देना है। हम पानी, पीने का पानी वगैरह निकाल सकते हैं, लेकिन उस पर कोई मेजर डैम नहीं बना सकते। व्हेन द पहलगाम इशू हैपेंड, ऑब्वियसली दैट वाज ऑर्केस्ट्रेटेड बाय पाकिस्तान, बिकॉज आसिम मुनीर का, जो वहां का जनरल है, अब फील्ड मार्शल अपने आप को बना लिया उसने, जब वो आसिम मुनीर बना, उसने जो स्पीच दिया उसके बाद ये पहलगाम अटैक होता है। सो वी पुट इट, डिड वी सस्पेंड इट, did we terminate it? The answer is no. We put it in something which was known as abeyance. हमने इसको किस में रख दिया? abeyance में रख दिया। अब इसका मतलब क्या है कि अभी ये एक इट्स इन अ स्टेट ऑफ टेम्पररी सस्पेंशन। वेरी गुड। इसके चलते अब इंडिया ने क्या किया, वेस्टर्न रिवर पे भी इंडिया डाइवर्जनरी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है।
उसके वजह से पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन. पाकिस्तान, इट्स अ वॉकिंग इकोलॉजिकल डिजास्टर. पाकिस्तान में पानी की किल्लत हमेशा से है, हमेशा से थी. पाकिस्तान हैज ऑलवेज बिन अ ड्राई स्टेट. अब प्रॉब्लम डबल होने वाली है. सो पाकिस्तान इज इन अ स्टेट ऑफ पैनिक. ओके, सो दैट इज अ बिग इशू दैट इज हैपनिंग. ओके, so at the heart of Indo-Pakistan crisis lies the Kashmir issue. And now another important problem between these two countries will come in the form of water. ठीक है. ऑपरेशन सिंदूर रिसेंटली हुआ था. इंडिया हैज बीन वेरी क्लियर ऑन वन पार्ट, दैट टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो hand in hand. If you want talks, stop terrorism. And if you want to continue terrorism, we will not talk. इंडो पाकिस्तान जो ट्रेड है, इट इज टेक्निकली नॉन एग्जिस्टेंट. मतलब कुछ 4-5 करोड़ का इधर उधर कुछ होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ट्रेड चैनल्स आर सस्पेंडेड. हु इज द बिगेस्ट लूजर इन दिस? द बिगेस्ट लूजर इज पाकिस्तान. इंडिया को मार्केट मिल जाए, पाकिस्तान को इंडिया जैसा मार्केट नहीं मिले. पाकिस्तान, व्हाट डज इट सेल? हिमालयन पिंक सॉल्ट. व्हाट डज इट सेल? क्वाड्स वगैरह जो है, ये सारी चीजें बेचता है. मिनरल्स बेचता है, बेसिकली प्याज बेचता है, ये सारी चीजें बेचता है. ज्यादा उसके पास देने के लिए कुछ है नहीं, बिरयानी मसाला यही सब देगा. लेकिन उसके लिए भी उसके पास हमने मार्केट डिनाई कर रखा है. दूसरी चीज ये है दैट पाकिस्तानी मिडिल क्लास, द एजुकेटेड मिडिल क्लास इज लूजिंग आउट ऑन इंडियन टेक जॉब्स. आप ऐसे समझिए कि अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में सब चीजें ठीक रहती तो देयर वाज अ वेरी हाई चांस कि पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट्स में टीसीएस, इंफोसिस वगैरह जाती कि नहीं प्लेसमेंट के लिए. देयर वाज अ वेरी हाई चांस. पाकिस्तान की सैलरीज आर 1/4 1/5 ऑफ इंडिया. इंडिया में कांस्टेबल को 50-60 हजार रुपए की सैलरी है अंडर द 7th पे कमीशन. पाकिस्तानी कांस्टेबल की सैलरी 10,000 भी नहीं है. ओके, so that is the situation with Pakistan. Pakistan is losing a lot when it comes to relations with India. It is said that due to terrorism that Pakistan has breeded itself, it has lost close to $350 billion. ये कहा जाता है कि 3 डेकेड में पाकिस्तान ने पोटेंशियल $350 बिलियन का पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ जो है उसको खोया है. इट्स अप्रोक्सीमेटली, आप सोचिए कि 1 साल का जीडीपी ग्रोथ इसका खत्म है बिकॉज ऑफ द टेरर. एंड टेरर में एक हिलरी क्लिंटन का बहुत एक इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट यू कैन नॉट ब्रीड स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड एक्सपेक्ट इट टू बाइट ओनली योर नेबर. बिकॉज इंडिया में तो चलिए बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट हुए, इंडिया मेड इट्स इंटेलिजेंस रोबस्ट, और उसके बाद जो है हम आज के डेट में बॉम्ब ब्लास्ट खत्म हो गए हमारे यहाँ. थोड़े बहुत टेरर अटैक कश्मीर में हो रहे हैं, दैट्स इट. लेकिन मेनलैंड इंडिया में जहां पर अगर आपको याद होगा, मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट होता था, इस टाइप का जयपुर में होता था, पुणे में होता था, जर्मन बेकरी हैदराबाद, वो सब बंद हो गया. Pakistan, on the other hand, it is facing a lot of onslaught of the terrorist it has made on its own. So, इसमें हिलरी क्लिंटन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कही थी, which you can write in your examination, is that you cannot breed snakes in your backyard and expect it to bite only your neighbor. Okay. So Pakistan today, it is facing a lot of problems in two province. 4 प्रोविंस है पाकिस्तान में. एक बालूचिस्तान में प्रॉब्लम्स है इसको, और दूसरा खैबर में. खैबर में
टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, which follows the Pashtun nationalist model. पश्तून इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे जाट गुजर होते हैं हमारे यहाँ, उस तरीके से पाकिस्तान में पश्तून, बलूची ऐसे अलग अलग टाइप के लोग होते हैं. सो पश्तून्स जो हैं, उनका प्रॉब्लम ये है दैट दे आर ओरिजिनली अफगान. मतलब अपने आप को अफगान मानते हैं, जैसे कि हम अफगान नेशन से बिलोंग करते हैं. 1917 में देयर वाज दिस ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी विद द ब्रिटिशर्स. उसके वजह से अफगानिस्तान को आधे में डिवाइड करके डूरंड लाइन से ब्रेक कर दिया गया था. नाउ इस जो ये जो ट्रीटी था, ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी, इसके अंदर में आधा जो एरिया था पश्तून वाला, वो चला गया ब्रिटिश इंडिया में, और आधा बच गया अफगानिस्तान में. आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान इनहेरिटेड दिस हेडेक. और उसके वजह से टीटीपी जो है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये चाहता है कि पाकिस्तान से पश्तून एरियाज अलग करके अफगानिस्तान में मिला दिया जाए. एंड इट इज द सिस्टर बॉडी और अ सिस्टर ब्रांच ऑफ द अफगान तालिबान. तो जो तहरीके तालिबान है वो अफगान तालिबान का छोटा भाई, आप ऐसे मान सकते. ठीक है. बालूचिस्तान में देर इज सिमिलर प्रॉब्लम. बालूचिस्तान के सदर्न पार्ट में देर आर पीपल विच आर नोन एज बालूचीज. और ये बालूचिस्तान का हेडेक किसका है, किस कंट्री का है, कोई बता सकता है? बालूचिस्तान का जो हेडेक है वो किस कंट्री का है? इट इज अ हेडेक ऑफ टू कंट्रीज. वन इज ईरान एंड अदर इज पाकिस्तान, बिकॉज द बालूची एरियाज आर बोथ इन ईरान एंड पाकिस्तान. अब ईरान में भी 40% एरिया है, वहां पर भी प्रॉब्लम्स है. ओके, वहां पर पाकिस्तान प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. सो अगर आपको पता होगा, शिया और सुन्नी दो सेक्ट होते हैं इस्लाम के. ईरान इज अ शिया कंट्री एंड पाकिस्तान इज अ सुन्नी कंट्री. ओके, सो नाउ दैट इज देयर. ओके, दैट इज देयर कि शिया जो है और सुन्नी जो है, उसमें Iranians are Shia and the Pakistanis are Sunni, but the Baluchistan is a Sunni area. बालूचिस्तान जो कि आपका एरिया है इन द इन द ईरानियन रीजन, ईरान एज अ कंट्री इज अ शिया कंट्री, वेर एज ईरानियन बालूचिस्तान इज अ सुनी कंट्री. अब पाकिस्तान वहां पर पुश करता है सुनी टेररिस्ट. देर इज अ ग्रुप कॉल्ड जुंदुल्ला, और ये जो जुंदुल्ला है ये ईरान में बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं एट द बिहेस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज. इसीलिए ईरानियंस खफा रहते हैं, ईरानियंस गुस्सा हैं. द ईरानियंस आर एंग्री एट द पाकिस्तानीज बिकॉज द पाकिस्तानीज, टू डाइवर्ट द अटेंशन फ्रॉम द बालूचिस्तान इशू इन देयर ओन बॉर्डर्स, they are pushing these Sunni militants towards Iran by the name of Jundullah. Okay, so that is the whole issue that the Pakistanis are facing. उसके बाद पाकिस्तान में एक बड़ा फैक्टर आता है, चाइना फैक्टर. चाइना के साथ एक प्रॉब्लम क्या हुई है, दैट चाइना हैड इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन पाकिस्तान. इट्स एन ऑल वेदर फ्रेंड. जैसे हमारा यूएसएसआर था, वैसा चाइना पाकिस्तान का है. कॉमन एनिमी इंडिया है दोनों का. उसने $60 बिलियन इन्वेस्ट किए थे इनटू समथिंग नोन एज सीपेक, द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. ओके, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. सो सीपेक जो है, ओके, सीपेक जो है वो बेसिकली इज डेड. पाकिस्तान, चाइना ने बहुत ज्यादा, 60 बिलियन इज अ लॉट ऑफ मनी, उसको इन्वेस्ट किया. पाकिस्तानीज ने उस पर करप्शन किया, उसमें इतने टेररिस्ट एक्टिविटीज होने लगे दैट जो काम करने वाले थे वो भागने लगे. चाइनीज इंजीनियर्स, दे केप्ट ऑन डाइंग ड्यू टू द बॉम्ब ब्लास्ट बाय द तहरीके तालिबान एंड द अदर टेरर ग्रुप्स. उसके वजह से आज के डेट में सीपेक इज ओवर. टेक्निकली सीपेक खत्म हो चुका है. कुछ रोड्स बने, कुछ हाईवेज बने, दैट्स इट. $60 बिलियन पाकिस्तान जो है खा गया चाइना. सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग फैक्टर विथ चाइना. चाइना नोज द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान, लेकिन करे तो क्या करे. होता है ना, इट्स अ मनी पिट. पाकिस्तान जो है इनके एलाइज का एक मनी पिट है. जितना आप पैसा डालते रहो ये खाते रहे. ओके, सो दैट इज द होल सिनेरियो. अब चाइना जो है सीपेक
इंडिया को इससे क्या प्रॉब्लम? इंडिया को इससे ये प्रॉब्लम है, ये पीओके से जा रहा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इंडिया सेड दैट यू आर वायलेटिंग आवर सॉवरेंटी because Pakistan occupied Kashmir is our portion, and you are passing this thing, CPEC, through our area. So that is also one issue. दूसरा चीज क्या है, चाइना फैक्टर विथ पाकिस्तान, दैट ये टू फ्रंट, दो फ्रंट वॉर। हम आपने सुना होगा, ये बहुत डिस्कशन में आता है दैट इंडिया हैज टू फाइट अ टू फ्रंट वॉर। तो ये अज्यूम्ड है कि जब पाकिस्तान लड़ेगा तो चाइना उसका सपोर्ट करेगा, तो इंडिया को दो फ्रंट पे वॉर करना पड़ेगा। बट कैन आई से दैट ऑपरेशन सिंदूर हैज सॉर्ट ऑफ पुट होल्स इन दिस थ्योरी? बिकॉज the whole entire 4 days that Operation Sindoor was running, the entire 4 days that Operation Sindoor was running, Pakistan was, it was getting beaten blue and black. China did not mobilize a single formation. तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये जो टू फ्रंट वॉर है उसमें ऑपरेशन सिंदूर ने बहुत सारी चीजें खोल के रख दी है। दूसरी चीज क्या है पाकिस्तान के साथ? न्यूक्लियर ब्लफ है। सो पाकिस्तान हैज बीन अ न्यूक्लियर स्टेट सिंस 1999। ओके, चगाई हिल्स है पाकिस्तान में। सो हमारा जो पोखरन हुआ था उसके कुछ 4-5 महीने बाद उनका चगाई हिल्स है, वहां पर उसने अपना न्यूक्लियर अपना बॉम्ब टेस्ट किया था। एंड उसके बाद दे बेसिकली hid behind their nuclear weapons and kept on pushing terrorists, kept on doing bomb blast, did कारगिल। तो ये जो सबसे पहले तो बालाकोट में हुआ, बालाकोट was a very scaled down version, but Operation Sindoor has called off their nuclear bluff after 26 years। 26 साल के बाद इनका जो न्यूक्लियर ब्लफ है उसको कॉल आउट किया गया, क्योंकि इसमें देखा गया यू कैन हिट पाकिस्तान, यू कैन हिट देयर मिलिट्री एसेट्स, यू कैन हिट देयर रेसिडेंशियल एरियाज, एंड दे विल नॉट लॉन्च न्यूक्लियर वेपन्स एट यू। ओके, सो दिस हैज शोन दैट दिस वॉज ए न्यूक्लियर ब्लफ ऑल अलोंग। ट्रेड रिलेशन की बात करते हैं तो मिनिमम जो पॉसिबल है ट्रेड रिलेशन, देखिए अब नेबर है तो कुछ तो थोड़ा बहुत इधर उधर तो होगा, लेकिन पोटेंशियल जितना है, हो सकता था $100 बिलियन का, उसके कंपैरिजन में अभी जो है आप ऐसे कह सकते हो कि कुछ $1 बिलियन का है। उसमें से भी मेजॉरिटी जो है वो आप कह सकते हो नॉन एसेंशियल आइटम्स वो आ जाता है। और इंडिया ने 200% का टैरिफ जो है लगा रखा है। उसके साथ साथ आईपीएल जो है उसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कैन नॉट प्ले, ओके, अनलेस एंड अनटिल वी हैव टोल्ड वेरी क्लियरली दैट टेरर एंड क्रिकेट, टेरर एंड एंटरटेनमेंट कैन नॉट गो साइड बाय साइड। ठीक है, उसके साथ साथ इंडिया पुश कर रहा है एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट में डालने के लिए। अब ग्रे लिस्ट क्या होता है? देर आर, देखिए, लिस्ट होता है, ग्रे लिस्ट होता है, एक ब्लैक लिस्ट होता है। अगर आप ब्लैक लिस्ट हैं जैसे ईरान और नॉर्थ कोरिया है, सो यू कैन नॉट एक्सेस अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स। ग्रे लिस्ट में अगर आप आ जाते हैं एफएटीएफ का, विच इज बेसिकली जो फाइनेंशियल टेररिज्म वगैरह वो देखता है, और उसमें पाकिस्तान पहले था, अब उसको हटा दिया गया है। सो उसके उससे क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट्स आने में प्रॉब्लम होती है। तो इंडिया वापस से ट्राई कर रहा है दैट पाकिस्तान शुड बी पुट बैक इन द ग्रे लिस्ट। ओके, सो दैट इज वन थिंग दैट इज हैपनिंग। ओके, पाकिस्तान हेविली रिलाई करता है चाइना पे मिलिट्री हार्डवेयर के लिए। 81% ऑफ पाकिस्तानी वेपन्स आर चाइनीज। अभी 5th जनरेशन फाइटर जो है F-J-35, सॉरी, वो चाइना देने वाला है। सो दैट कैन चेंज द डायनामिक्स ऑल्सो। सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन राइट इन योर एग्जामिनेशन
J-35 stealth fighter, which can become a headache for India. Stealth fighters क्या होता है? They have a very low RCS, that is radar cross section. अब आरसीएस इतना कम होता है तो रेडार के पकड़ में नहीं आते, सो दे कैन कम टू आवर एयर स्पेस, हिट आवर टारगेट्स और इंगेज आवर एयरक्राफ्ट इन अ बियॉन्ड विजुअल रेंज फाइटिंग एंड देन गो बैक. सो उसके लिए हमारा जो एमका है, हमारा एक 5th जनरेशन फाइटर बन रहा है, बट इट इज 10 years अवे. सो दैट इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम. ऑल राइट, सो दिस इज द होल इशू. और प्रोस्पेक्ट्स अभी बहुत ब्लीक लग रहा है. अब अभी स्पेशली इन द नेक्स्ट डिकेड ऐसा नहीं लगता है कि पाकिस्तान के साथ हमारा रिलेशंस कुछ ठीक होगा, बिकॉज कभी ठीक था भी नहीं. ऐसा कोई आप 2 साल 3 साल नहीं लगा सकते जहां जहां आप कहो कि रिलेशंस हमारा अच्छा नहीं. BVR is a missile capability beyond visual range, and that is launched from an aircraft. It can be launched from any aircraft which has been modified. But 5th generation के पास ज्यादा अच्छा capability है. Why? Because it cannot be detected back. अगर आप सामने वाले को मार रहे हो तो आपको सामने वाला नहीं मार पाएगा, because it will not be able to detect you. Okay, so that is the main advantage of the ये. तो Chinese are giving the Pakistanis something known as J-35. This is the export version of their stealth aircraft. Yeah, PL-15 is a BVR. PL-15 is a Chinese missile अभी जो इंडिया ने कलेक्ट किया. ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन के बारे में. सो ये आपका 1971 में इट बिकेम अ कंट्री. सो इसके पीछे का बैकग्राउंड ये था दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस दो पार्ट हुए थे. एक ये आपका पाकिस्तान था, दिस वन, एंड द अदर वाज बांग्लादेश. तो पंजाब वाले पार्ट में और ये बंगाल वाले पार्ट को अलग किया गया, और कुछ बालूचिस्तान और खाइबर जो है आपका पख्तूनवा, उसको ऐड करके आपका पूरा पाकिस्तान बना. सिंध भी था, यस. सो इसमें हुआ क्या था दैट द वेस्टर्न पाकिस्तानीज, दे वेर वेरी वेरी रेसिस्ट टूवर्ड्स द बंगालीज. उनको कहते थे हम तो जी देखो हम लंबे हैं, हम गोरे हैं, तुम काले हो, छोटे हो. और जो भी एड आता था, डेवलपमेंट का पैसा आता था, बिकॉज उस समय नए नए जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, दे वर डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन और द सोवियत एड फॉर डेवलपमेंट. सो उस केस में जो भी एड का पैसा आता था, वो चला जाता था वेस्ट पाकिस्तान में. ईस्ट पाकिस्तान को कुछ मिलता था नहीं. एक ऐसा स्टोरी है दैट अमेरिका से एड में कमोड आया. कमोड, यू अंडरस्टैंड, वेस्टर्न वेस्टर्न टॉयलेट्स. सो वो सारा वेस्टर्न टॉयलेट्स, कुछ 20-25 हजार वेस्टर्न टॉयलेट्स आया था, और वो चला गया वेस्ट पाकिस्तान. सो बंगाली रिप्रेजेंटेटिव जो ईस्ट पाकिस्तान से आए थे, उन्होंने कहा भाई हमें भी दो. तो उनको बोला गया तुम खेत में जाओ. ओके, तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लायक चीज नहीं है, आप लोग खेत में जाके करिए. सो दिस इज द काइंड ऑफ रेसिज्म दैट द बंगालीज हैड टू फेस. देन व्हाट हैपेंड इन 1969, देयर केम एन साइक्लोन नेम एज भोला. तो भोला जो है, भोला जो साइक्लोन है आपका, उसके वजह से मिलियंस ऑफ पीपल दे वर डिस्प्लेस, लैक्स ऑफ पीपल दे डाइड. और पाकिस्तान जो था, विच वॉज रन फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट, उसने पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया. अब ये इंटरेस्टिंग चीज ये है, साइक्लोन आया कहां था, वेस्टर्न पाकिस्तान में कि ईस्टर्न पाकिस्तान में? आया था ईस्टर्न पाकिस्तान में. वर्ल्ड से कलेक्ट किया पैसा किसके नाम पे, कि देखो ईस्टर्न पाकिस्तान में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, और वो एड का पैसा कहां पर कंज्यूम हुआ, वेस्टर्न पाकिस्तान. मतलब दुनिया भर में बोला कि हमारी बंगाली जनता मर रही है, विच वेयर ईस्ट पाकिस्तानी सिटीजन्स, उनके नाम पे चंदा इकट्ठा किया, और सारा पैसा दबा गए वेस्ट पाकिस्तान वाले, जहां पर साइक्लोन आया भी नहीं था. उसके चलते फमाइन, भुखमरी, बीमारी, लाइलाज, ये सब फैल गया. सो बहुत ज्यादा जो है बंगाल में एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स बढ़ने लगा. उसके साथ साथ उर्दू इम्पोजिशन भी होने लगा ऑन द बंगालीज, और बंगाली जो मदर टंग है उनकी, उसको सप्रेस किया जाने लगा. स्कूल्स में बैन कर दिया गया, बोला गया कि नहीं उर्दू पढ़िए, घर पे आपको बंगाली बोलना बोलिए. सो उसके चलते बहुत ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई.
Then what happened? In 1970, there was an election. आई थिंक 1971 में था, एक इलेक्शन हुआ पाकिस्तान में, जनरल इलेक्शन हुआ। और उसमें बिकॉज ईस्ट पाकिस्तान का पॉपुलेशन जो था वो हैवी था, द अवामी लीग दैट वाज लेड बाय शेख मुजीबुर रहमान, हु वाज अ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन बैक देन, इट वन द मेजोरिटी। अब जो पाकिस्तानी उर्दू वेस्टर्न एलीट है उसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि अरे अब ये काला छोटा बंगाली हमारा, विल ही रूल ओवर अस। रेसिस्ट तो थे ही, ऑल्दो शेख मुजीब वाज अ वेरी टॉल गाय, लेकिन ये जो था ना रेशियल माइंडसेट, रेसिस्ट माइंडसेट था कि ये बंगाली आर इंफीरियर टू अस। सो इन्होंने कहा कि यार ये अवामी लीग जीत गई, अब शेख मुजीब विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंटायरिटी ऑफ पाकिस्तान, हम पे बंगाली रूल करेगा। सो इसी के चलते शेख मुजीब को इन्होंने डाल दिया जेल में। जैसे ही शेख मुजीब को जेल में डाला गया, बांग्लादेश में जो है रिवोल्ट स्टार्ट हो गया एंड दे स्टार्टेड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मुक्ति बाहिनी जो है, द मिलिशिया वाज फॉर्म्ड। उसके बाद पाकिस्तानी, दे स्टार्टेड समथिंग नोन एज ऑपरेशन सर्च लाइट। अब ये जो ऑपरेशन सर्च लाइट है, इसमें मिलियंस ऑफ हिंदूज, मिलियंस ऑफ सेक्युलर बंगालीज, मिलियंस ऑफ अवामी लीग कैडर्स वेयर किल्ड, देयर विमेन वेयर रेप्ड। एक ऐसा कहा जाता है कि देर आर 10 लाख पाकिस्तानी आर्मी बास्टर्ड्स इन बंगाल टुडे। आप समझते हैं व्हाट आर बास्टर्ड्स? मतलब दे आर किड्स ऑफ विमेन हु वेर रेप्ड बाय द पाकिस्तानी आर्मी पीपल। ऐसे 10 लाख बच्चे जन्मे हैं फ्रॉम द रेप, फ्रॉम द रेप ऑफ द बंगाली विमेन बाय द पाकिस्तानी मिलिट्री। और ऐसा एक जनरल था उनका, जनरल टिका खां, उसने कहा, पूरा नाम था टिका खान जंजुआ, उसने कहा मैं इन बंगालियों की नस्ल बदल दूं। फिर इंडियन आर्मी had to step in for the simple reason कि बांग्लादेशीज, they started flooding in त्रिपुरा, असम एंड वेस्ट बंगाल। बिकॉज उनको मारा जा रहा था तो भाग के कहां जाते? सी में तो जाते नहीं, लैंड में ही जाएंगे, तो इंडिया वॉज द नेचुरल डेस्टिनेशन फॉर देम। सो अप्रोक्सीमेटली 50-60 लाख people they came to India and there was a migration crisis, there was a refugee crisis. Now this problem, ये जो प्रॉब्लम है, उसके वजह से क्या हुआ, that India had to step in, and in 1971 Indian army went in a 15-day war. Bangladesh, East Pakistani army surrendered, a new country of Bangladesh was formed. Sheikh Mujibur Rahman, he became the prime minister of the new country. लेकिन यहां एक छोटा सा हिस्ट्री का फैक्ट आपको बता देता हूं, दैट व्हेन शेख मुजीब वाज इन वेस्ट पाकिस्तान जेल, शेख मुजीब जो है उस समय जेल में थे वेस्ट पाकिस्तान में, उनको रखा गया था। व्हेन ही वाज टोल्ड कि बांग्लादेश आजाद हो गया है, इट इज सेड दैट ही स्टार्टेड क्राइंग सेइंग कि अरे नहीं ये क्या हो गया, आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ एंटायर पाकिस्तान, आई डोंट वांट बांग्लादेश। ऐसा ये र्यूमर है, जस्ट टू मेक इट इंटरेस्टिंग आई एम टेलिंग यू। 1971 में 1971 में आजाद हुआ। प्रॉब्लम ये थी कि एवरीथिंग शुड हैव बीन स्मूथ। इंडिया हेल्प्ड बांग्लादेश बिकम इंडिपेंडेंट, वी शुड हैव बीन द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। बट व्हाट हैपेंड 4 years later, 1975, Sheikh Mujib was coming out of his home to go to his office. His family members, his sons, who would have become his heir, his other daughters were also there, except 2 daughters who were in Germany. उसमें से एक शेख हसीना थी जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बनी। Captain of the Bangladeshi army, who was a Pakistani sympathizer and a radical, he came and shot everybody, and there was a coup. And this coup is said to be engineered by the CIA. We lost Bangladesh from 1975 to 1990. For 15 years, it was under dictatorship.
ऑफ अ जनरल। उनकी वाइफ अभी आप जानते होंगे, खालिदा जिया। खालिदा जिया उसकी वाइफ है, जनरल जिया था। और उनकी वाइफ बाद में खालिदा जिया, बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी करके है, उसकी चेयरपर्सन। सो ये जो जनरल जिया था, ही वॉज अ वेरी रेडिकल पर्सन एंड अ प्रो पाकिस्तान सिंपथाइजर। सो बांग्लादेश हमने आजाद तो करा दिया, लेकिन 4 साल के बाद ही वापस से वो पाकिस्तानी स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस और यूएस स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में वापस चला गया। एंड फ्रॉम 1975 टू 2000, फॉर 25 years देयर वॉज मास रेडिकलाइजेशन ऑफ द बांग्लादेशीज। बांग्लादेश में जो है वहाबिज्म, द रेडिकल फॉर्म ऑफ इस्लाम, उसको पुश किया गया। एंड जब रेडिकल आप हो जाते हैं, सो ऑब्वियसली व्हेन यू बिकम अ रेडिकल, तो आप क्या हो जाते हैं? एंटी हिंदू। एंड बाय एंटी हिंदू यू बिकम एंटी इंडिया। सो ये जो आज के डेट में आप देखते हैं बांग्लादेशी लोगों का एंटी इंडिया स्टांस, दिस यू कैन से is a direct result of the 25 year of intense radicalization that was carried out under General Zia and then under Khalida Zia. उसके बाद जो है, ड्यू टू सर्टेन मिसमैनेजमेंट एंड इकोनॉमी डाउनटर्न, गुड थिंग हैपन कि शेख हसीना रिटर्न्ड फ्रॉम हर एग्जाइल। शेख हसीना बाहर से वापस आई, एंड उनकी जो अवामी लीग है, विच वॉज वेरी मच परसिक्यूटेड, इट वॉज रिवाइव्ड। And Sheikh Hasina became the prime minister, and she started to pursue those pro-Pakistan elements. प्रो पाकिस्तान एलिमेंट्स जो है, उसको परस्यू करने लगी, उसको सूली पे चढ़ाने लगी, और इंडिया के साथ एक बेटर रिलेशन परस्यू करने लगी। इसी बीच हमने अपना जो है, अगर आपको याद होगा, 2015 का लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट हमने साइन किया, ऑनक्लेव एक्सचेंज। उसके साथ साथ तीस्ता वाटर शेयरिंग पे भी हमारा थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग बना, विच वॉज अ वेरी बिग टॉकिंग पॉइंट बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। लेकिन फिर द प्रॉब्लम कम्स इन 2024 व्हेन शेख हसीना इन अ स्टूडेंट प्रोटेस्ट, और ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट भी स्टूपिड था। स्टूपिड क्यों था? बिकॉज इसमें शेख हसीना की कोई गलती नहीं थी। रूल क्या था? दैट there will be a 30% reservation for freedom fighters. Who freedom fighters? The Mukti Bahini, the kids of the Mukti Bahini. तो सिविल सर्विसेज में एंड अदर सर्विसेज में 30% का, या एजुकेशन में जैसे हमारे कंट्री में है ना 60%, उसी तरीके से बांग्लादेश में 30% था। किसके लिए? फॉर द सन्स एंड डॉटर्स एंड ग्रैंडसन्स ऑफ द मुक्ति बाहिनी फाइटर्स। इसमें प्रॉब्लम ये थी दैट द मेजॉरिटी ऑफ द मुक्ति बाहिनी फाइटर्स, दे वेर अवामी लीग पीपल। तो एक तरीके से दिस वाज सेड टू बी अ बैकडोर एंट्री ऑफ द शेख हसीना पार्टीज मेंबर इन द यूनिवर्सिटीज एंड सिविल सर्विसेज। तो वहां का जो बांग्लादेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, एक तरीके से इसको बैकडोर एंट्री कहा जाने लगा। लेकिन शेख हसीना मान गई थी। वहां के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आई विल अपहोल्ड दी 30% रिजर्वेशन। देन स्टार्टेड द प्रोटेस्ट विच वॉज इंजीनियर्ड बाई पाकिस्तान, यूएसए। यूएस और पाकिस्तान ने यह प्रोटेस्ट स्टार्ट करवाया शेख हसीना को हटाने के लिए। अब यूएस के पास क्या ऑब्जेक्टिव था? यूएस वांट्स सेंट मार्टिन आइलैंड्स। तो ये जो है, यहां जो मैंने डॉट बनाया है, दिस इज द सेंट मार्टिन आइलैंड। तो उसने शेख हसीना को कहा था, यू गिव अस सेंट मार्टिन आइलैंड एंड वी विल नॉट टच यू। शेख हसीना रिफ्यूज, कह के कि वी आर अ सॉवरेन कंट्री, हम ऐसे कैसे दे दें आपको। उन्होंने कहा ठीक है, मत दो, अब भुगतो। सो सीआईए स्टार्टेड टू सपोर्ट द स्टूडेंट एंड द जिहादी रिवोल्ट। तो ये जो सेंट मार्टिन आइलैंड है, आज के डेट में यहां पर अमेरिकन हैव स्टार्टेड टू पुट देयर बेस। अब इसको बेस क्यों चाहिए था सेंट मार्टिन में? कहते हैं कि चाइना को
म्यांमार में चाइना को चेक करना है, इसीलिए बेस चाहिए, लेकिन इससे वो इंडिया पे भी नजर रखना चाहता। तो एक तीर से दो निशाने, कि अगर कुछ हुआ तो इंडिया को भी हम देख लेंगे, और चाइना जो म्यांमार में काम कर रहा है उसको भी हम देख लेंगे। सो दिस इज द होल सिनेरियो। अब इंडिया के लिए प्रॉब्लम है दैट वी हैव अ हॉस्टाइल ईस्टर्न बॉर्डर एज वेल एज अ हॉस्टाइल वेस्टर्न बॉर्डर। पहला हमारे पास सिर्फ हमारा वेस्टर्न बॉर्डर हॉस्टाइल था, अब हमारा ईस्टर्न बॉर्डर जो है वो भी हॉस्टाइल हो गया है। नॉर्दर्न बॉर्डर हॉस्टाइल तो हमेशा से था। सो इंडिया एक तरीके से ट्रैप में फंसते जा रहा है। दैट इज द होल इशू। कनेक्टिविटी के लिए भी हमने बहुत काम किया है, उसके साथ साथ पोर्ट डेवलपमेंट में भी हमने, और एनर्जी डेवलपमेंट में रिलायंस ने बांग्लादेश के सी में बहुत अच्छा नेचुरल गैस है। सो रिलायंस जो है उसने काफी सारे एमओयू साइन किए थे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स विद द बांग्लादेशी गवर्नमेंट। लेकिन नाउ एवरीथिंग हैंग्स इन बैलेंस आफ्टर द आउस्टर ऑफ शेख हसीना। ओके, सो न्यू इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो इट वांट्स टू मूव अवे फ्रॉम इंडिया। एंड यूनुस जो है उस वो इंडिया नहीं आया, जो मोहम्मद यूनुस जिसको नोबेल प्राइज मिला था फॉर ग्रामीण बैंक, वो चाइना गया था। एंड ही इज सेट टू फैन एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स इन बांग्लादेश। ओके, सो ये जो है आपका प्रॉब्लम है। तीस्ता रिवर डिस्प्यूट इज अगेन ऑन द कार्ड्स। All right, so that is also CAA NRC is also very big problem, क्योंकि a lot of people who have been identified as outsiders under CAA NRC, they are of Bangladesh origin. So that is also illegal Bangladeshi immigration is also a very big problem. Then the China factor is also a very big problem. So ये सारी चीजें जो हैं ले दे के हमें प्रॉब्लम दे रही है। ओके, अभी एक यूनुस का आया था दैट इंडियन नॉर्थ ईस्ट जो है वो बांग्लादेश पे डिपेंडेंट है अपने ट्रेड के लिए। सो दिस इज इनडायरेक्टली थ्रेटनिंग अस, कि देखो तुम अगर ज्यादा हमें परेशान करोगे तो वी नो योर ज्योग्राफी, वी नो योर चिकन नेक, एंड वी विल हर्ट यू वेयर इट हर्ट्स। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। सो दिस इज अ डेलिकेट टाइम फॉर इंडिया इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस। इंडिया नेपाल की बात करते हैं, इट्स अ स्पेशल रिलेशनशिप। तो इट्स अ रोटी बेटी रिलेशन। व्हाट डज रोटी बेटी रिलेशन मीन? इसका मतलब है नेपालीज और इंडियंस एक दूसरे के कंट्री में जाते हैं रोटी कमाने फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस। यूनुस हैज नॉट हैंडेड right now, but the Americans have started to come to Bangladesh, and very soon we will see the Saint Martin Islands that it will be handed to them. Okay, इलेक्शंस आर नॉट डिक्लेयर्ड एज सच, इट इज सेड 2026 अप्रैल तक करवाने की कोशिश करेंगे। दैट्स व्हाट यूनुस हैज सेड। सो रोटी बेटी रिलेशन की बात करते हैं इंडिया नेपाल में। इसमें क्या है कि रोटी जो है, बोथ यहां से भी इंडिया से कुछ लोग जाते हैं, नेपाल से बहुत लोग आते हैं इंडिया टू अर्न देयर लाइवलीहुड। तो रोटी, और बेटी मतलब आप देखेंगे बॉर्डर एरिया में, स्पेशली इन द तेराई रीजन, अ लॉट ऑफ Nepalese girls, they marry into Indian families, and Indian girls, they marry into Nepalese family, which is a very famous Nepali family which has married into an Indian family. Any famous Nepali family that you know who has married into Indian family? बता सकते हो? Can I say? Can I say सीता माँ जनकपुर में जो है? जनकपुर कहाँ है? जनकपुर इज इन नेपाल। तो क्या राम जी नेपाल के दामाद हुए कि नहीं एक तरीके से? ऑल्दो इसको आप थोड़ा सा कॉन्टेस्ट कर सकते हो कह के कि दिस इज ओल्ड ओल्ड, बहुत ओल्ड एग्जाम्पल है, कुछ आप में से बोलेंगे माइथोलॉजी है ये वो। लेकिन क्या ये कल्चरल लिंक है दैट अ लॉट ऑफ इंडियन रिवियर दिस प्लेस कॉल्ड जनकपुर, एंड अ लॉट ऑफ नेपालीज
They revere the place Gorakhpur and Ayodhya and Banaras. So cultural link is very strong. Then there is a Banaras Kathmandu linkage. What is this Banaras Kathmandu linkage? ये सारे points हैं. मैं कहानी नहीं बता रहा हूं friend. These are all the points that you will write in the Indo-Nepal question. So काठमांडू के जो राजा है ना, जो नेपाल के राजा थे होते थे, अब तो मोनार्की नहीं रहा नेपाल. They used to maintain temples in बनारस. बनारस में टेम्पल्स कर मेंटेन करते थे. सो कल्चरल लिंकेज इज वेरी स्ट्रॉन्ग. योगी आदित्यनाथ हु इज ऑल्सो द हेड ऑफ द गोरखपुर मठ, ही इज अ वेरी सीनियर फिगर. ही इज अ वेरी सीनियर फिगर इन नेपाली कल्चरल सर्कल. बहुत सारे लोग योगी आदित्यनाथ को एज अ पॉलिटिशियन नहीं जानते नेपाल में, गोरख मठ के हेड के नाम से जानते हैं. Because the Gorakh Mutt is a very, very personal thing for the Nepali Hindu. Yes, the Scindia is also married into the Nepali family. I think Nepali royals, they came to the Scindia house. So ये चीज आपको ध्यान में रखना है दैट नेपाल के साथ हमेशा से एक स्पेशल कल्चरल लिंकेज, द बनारस काठमांडू कॉरिडोर आप कह सकते हो, और रोटी बेटी रिलेशन. दिस कैन बी रिटन इन योर आंसर. ओके. प्रॉब्लम कहां आती है, सो थोड़ा देखते हैं. एक समय नेपाल में उत्तराखंड जो है, आज का जो गढ़वाल और कुमाऊं है, सो दैट यूज टू बी पार्ट ऑफ नेपाल वंस. एंड नेपाल जो है, देर वॉज अ सर्ज ऑफ नेपाली नेशनलिज्म इन द 18th century, and the Nepalis, they started to get more territories. Now the thing happened was कि the Britishers, they took notice and they challenged the Nepali rise. And in 1817, they in the Indo-Nepali War, or the British-Nepali War to be precise, the Nepalese, they lost, although they fought bravely. So in 1817, what happened? There was a Treaty of Sugoli. Under the Treaty of Sugoli, the Nepalese, they lost a lot of land. उसमें क्या हुआ था? They lost गढ़वाल, they lost areas of Sikkim, they lost the तेराई area जो कि आज यूपी और बिहार में मिलता है. So historical आप ऐसे कह सकते हो bruises और historical wounds are there in the minds of Nepali nationalists, because they see India as a successor state of the British India. उनका कहना है कि you are the same country which has taken our territory, उत्तराखंड वगैरह. सो ये जो चीज है, अगर आप देखोगे उसमें जो है, दैट वाज द थिंग. तो ये कालपनी और लिपू लेक और लिम्पियाधुरा है क्या? सो व्हेन द ट्रीटी वाज साइन, तो काली रिवर जो है, ये जो काली रिवर है, उसको एज अ बेस बनाया गया था फॉर डिमार्केशन ऑफ द बाउंड्री बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड नेपाल. प्रॉब्लम हुई क्या? इन द पास्ट 100 years द काली रिवर हैज चेंज इट्स कोर्स, और उसके वजह से एक्स्ट्रा टेरिटरी नेपाल के अंडर आ गया है, विच अर्लियर वॉज पार्ट ऑफ इंडिया. अब नेपाल बोल रहा है, सिंस द काली रिवर हैज चेंज इट्स कोर्स, सो दिस एरिया, द लिम्पियाधुरा, लीपू लेक एंड द कालपनी इज आर एरिया. ये हमारा एरिया है. इंडिया इज सेइंग व्हाट द हेल. ऐसे थोड़ी होता है. कल को काली रिवर अगर इंडिया के बीच से निकल जाएगी तो तुम आधा इंडिया क्लेम कर लोगे क्या? सो इसी पे बैक एंड फोर्थ हो रहा था. नेपालीज व्हाट दे डिड वाज, दे इशूड ए स्टैम्प ऑफ और एंड अ मैप. एक स्टैम्प निकाल के लाए और एक मैप निकाल के लाए, और उस स्टैम्प और मैप में उन्होंने जो लीपू लेक, लिम्पियाधुरा और कालपनी है, उसको अपना एरिया बता दिया. सो दिस कॉज्ड ए लॉट ऑफ टेंशन. नेपाली जो बॉर्डर गार्ड्स हैं, दे ऑल्सो स्टार्टेड टू बी वेरी अग्रेसिव टू आर एसएसबी. आपको पता है ना, नेपाल के और इंडिया के बॉर्डर पे सशस्त्र सीमा बल रहता है. सो उसके साथ जो है, दैट स्टार्टेड टू बिकेम अ प्रॉब्लम. दूसरी प्रॉब्लम ये है दैट एवरीबडी इन नेपाल इज एंग्री एट इंडिया. एवरीबडी. अब ऐसा क्यों है?
In Nepal, there are royalists or the monarchists. In Nepal, there are Maoists. एंड देन देर आर नेपाली नेशनलिस्ट. अब ये तीनों के तीनों हम ही को गाली देते हैं. रॉयलिस्ट गाली देते हैं कि रॉ ने हमारे किंग को मरवा दिया. द किंग डाइड इन अ मैसेकर, हिज सन किल्ड द इंटायर फैमिली मेंबर्स बिकॉज ऑफ अ लव रिलेशनशिप का इशू था. द मदर वॉज अगेंस्ट इट एंड ही ड्रैंक अ लॉट एंड इन fit of anger he took his rifle and shot all the members of the family including his three brothers and sisters and mother father uncle and auntie सबको मार दिया. तो ये जो रॉयलिस्ट हैं जो कि किंग को पूजते हैं, उनका कहना है कि ये जरूर रा की साजिश है, रॉ की साजिश है. माओविस्ट जो है वो हमें गाली देते हैं क्योंकि हमने माओविस्ट के अगेंस्ट नेपाली किंग का सपोर्ट किया था 1990s में. तो माओविस्ट व्हेन दे केम टू पावर वो हमसे खफा थे, और नेपाली नेशनलिस्ट हमसे खफा हैं. उनको लगता है कि हम एक सक्सेसर स्टेट है ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, जिन्होंने उनका जो है एरिया ले लिया है. तो ले दे के नेपाल में भले बहुत सारे क्वार्टर्स हों, बहुत सारे अलग अलग लोग हों, लेकिन the thing that unite them all is the hatred for India for different reason. The hatred is for different reason. लेकिन जो मैंने आपको रोटी बेटी का रिलेशनशिप बताया और जो काठमांडू बनारस का कॉरिडोर बताया, दैट इज द रिडीमिंग फैक्ट. उसके वजह से थोड़ा बहुत दोस्ती बच जाती है, अदरवाइज सिचुएशन कुड बी वेरी रॉन्ग. नाउ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नेपाल जो था इंडिया पे डिपेंडेंट था हर चीज के लिए, खाना पीना. मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया एड देता था, बिकॉज नेपाल इज अ लैंडलॉक कंट्री, तो कहां से आएगा खाना पीना, तो इंडिया से ही जाएगा. तो इट यूज टू परचेज एवरीथिंग फ्रॉम इंडिया. देन इन 1989 राजीव गांधी, मैंने आपको बताया था किंग का ब्रेकफास्ट का फियास्को हो गया था. That the king had come to India and Rajiv Gandhi invited the king for breakfast. The king said no, and the king stayed in the embassy और किसी से मिलने लगे. Rajiv Gandhi felt insulted and he started a blockade. That blockade was not successful. Why? Because the king had tied up with a lot of mafias. जो माफिया, नॉट एज द माफिया जो कि स्मगल करते थे, स्मगलर्स जो थे. सो वो खाना पीना इंडिया से नेपाली बॉर्डर में स्मगल करने लगे, तो उतना इफेक्टिव नहीं था. बट इन 2015 देयर वाज अनदर ब्लॉकेड, एंड दिस वाज इंजीनियर्ड ओके बाय सम पीपल इन इंडिया, एंड दैट एक्चुअली मेड द नेपालीज शिफ्ट टू द चाइनीज. सो अगर आपको तो याद होगा नहीं, बहुत पुरानी बात है, मुझे याद है एक न्यूज चैनल में देख रहा था. सो चाइना बॉर्डर से एलपीजी गैस सिलेंडर्स वगैरह आ रहे थे. सो दिस वाज अ वेरी प्रॉब्लमैटिक थिंग. नेपाल में मोर और लेस एक बैलेंसिंग एक्ट इंडिया करता है. काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ट्रेड काफी ज्यादा है नेपाल के साथ. रोटी बेटी मैंने बताया, कल्चरल लिंकेज है. A lot of Nepalese, they are in India to earn their livelihood. They send money back to Nepal from India. Okay, that is also a very big factor. But more or less, the indifference and the hatred towards India persists. So, एक बैलेंसिंग एक्ट की जरूरत है. दैट्स ओके, दैट इज व्हाट. उसके साथ साथ सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी होता है काफी. नेपालीज जो है उनको हमने इंसास राइफल दिया था, ऑल दो दे रिजेक्टेड दैट फॉर पुअर क्वालिटी. और एक और ट्रेडिशन है कि हम एक दूसरे के जनरल्स को ऑनररी जनरल का रैंक देते हैं. सो द नेपाली जनरल, जो भी नेपाल के जनरल बनते हैं, उनको ऑनररी इंडियन जनरल बनाया जाता है, और इंडियन जनरल जो है उनको नेपाल का ऑनररी जनरल बनाया. इट्स अ वेरी स्वीट ट्रेडिशन एंड इट शोज सिक्योरिटी कोऑपरेशन बिटवीन द टू आर्मीज. उसके साथ साथ कनेक्टिविटी पे भी बहुत काम किया जा रहा है. लॉट ऑफ मोटरेबल रोड इन साउथ नेपाल हैव बीन मेड बाय इंडिया.
इसके बाद एक और प्रॉब्लम क्या आती है, देर इज अ मधेश इशू, मधेशी का इशू। हु आर द मधेशी? तो अगर आपने नेपाल का मैप देखा होगा तो कुछ इस तरीके का मैप है। इन द नॉर्दर्न पार्ट गुरखास रहते हैं, गोरखास और द हिली पीपल देर लिव, और साउथ में जो है मधेशीज रहते हैं। नाउ मधेशीज आर ऑफ इंडियन ओरिजिन। दे आर मोस्टली, इनका अगर आप सरनेम देखिएगा तो झा, पांडे, गिरी, ये सारा आपको इंडियन, थोड़ा सा ब्राह्मण नेम जो है उस टाइप से मिलेगा। नाउ ऑल दीज पीपल, दे आर ऑफ इंडियन ओरिजिन, और ये जो है मधेश लैंड के मांग कर रहे हैं कि या तो हमें एक सेपरेट आप कंट्री बना के दीजिए, या तो आप एक सेपरेट हमें एक ऑटोनोमस प्रोविंस बना के दीजिए। एंड द हिली नेपाली, जो हिल के नेपाली हैं जो नॉर्थ में रहते हैं, वो इंडिया को अक्यूज कर रहे हैं। दे से दैट इंडिया इज यूजिंग द मधेशीज टू स्टर ट्रबल इन नेपाल। ओके, सो दैट इज द होल सिनेरियो। तो ये मधेशी का इशू भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मधेशीज आर बेसिकली इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जो कि सदर्न नेपाल, जो तेराई वाला एरिया है, और वहीं से मेजर शादियां होती हैं। अगर आप नॉर्दर्न बिहार और नॉर्दर्न यूपी में जाइएगा तो वहां पे बहुत शादियां होती हैं विद द मधेशीज, बिकॉज दे आर ऑफ सिमिलर, सिमिलर स्टॉक के हैं, सिमिलर कल्चर है, एवरीथिंग इज सिमिलर। ओके, चाइना फैक्टर इज ऑल्सो देयर। नेपाल ने बेल्ट एंड रोड, जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसको 2017 में ज्वाइन कर लिया था। एंड अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज बीइंग डेवलप्ड बाय चाइना। चाइना के साथ जो चाइनीज एक लेडी एम्बेसडर थी, नाम उसका मुझे याद नहीं आ रहा, बट शी यूज टू बी वेरी पावरफुल एंड शी यूज टू हैव एक्सेस टू द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफिस। बिफोर इलेक्शन कमीशन का वोटिंग चलता था, ये जो वैंग कुछ ऐसा नाम था उसका, शी वाज अर्लियर द चाइनीज एम्बेसडर टू अफगानिस्तान, देन शी वेंट टू नेपाल। शी हैड एक्सेस टू द नेपालीज, जो उनका वहां का जो नेपाल का जो होता है ना ऑफिस इलेक्शन कमीशन का, उसके अंदर जाके वोट का काउंटिंग देखती थी, इतनी पावरफुल थी वो। सो चाइना फैक्टर इज अ वेरी बिग फैक्टर दैट इज देयर। सो यहां पर मैंने पॉइंट्स दे रखा है आपको। इट हैज एक्टिवली एंगेज विथ नेपलीज पॉलिटिशियन, उनको पैसा देना, फंड करना, उनको उनके बीजिंग ट्रिप्स लगवाना, बहुत सारी चीजें, उनके बच्चों को पढ़वाना, बहुत सारी चीजें करता है। उसके वजह से लॉयल्टी जो है चाइना खरीद रहा है, विच इज वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर इंडिया। ओके, और नेपाली जो है, नेपाल जो है इंडिया के साथ पहले एक्सक्लूसिवली ट्रेनिंग करता था, मिलिट्री ट्रेनिंग, अब जो है चाइना के साथ कर रहा है। एक और प्रॉब्लम है, पहले नेपाली कैडेट्स यूज टू कम टू एनडीए एंड आईएमए। नाउ द नेपाली कैंडिडेट्स आर गोइंग टू पाकिस्तान। सो अभी रिसेंटली 5 or 6 नेपाली आर्मी ऑफिसर्स, दे दे बेसिकली वेंट टू पाकिस्तान एंड दे गॉट कमीशन देयर। दूसरी चीज क्या है, दैट during the 2015 earthquake, India helped a lot. India was the first responder. India was the single largest aid provider, approximately $200 million हमने जो है नेपाल को दिया था इन एड एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प। लेकिन फिर भी एक लोगों को वहां पर लगा कि इंडिया एरोगेंट है, कि हमें 200 मिलियन दे के बहुत ज्यादा, अपने आप को बहुत समझ रहा है, होता है ना। बिग ब्रदर, आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में बताया था बिग ब्रदर वाला टेंडेंसी। सो ये जो बिग ब्रदर टेंडेंसी है, नेपलीज को ऐसा लगा कि ये जो इतना पैसा हम पे दे रहा है, तो ये हमें दिखाना चाहता है कि देखो तुम, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, मैं दे रहा हूं। सो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। हम कुछ भी अच्छा करने चलते हैं तो हमारे जो स्मॉलर नेबर्स हैं, हमारे इंटेंशंस को गलत समझ लेते हैं। हमने अगर बोला नेपाल को दैट चाइना इज ट्रांसग्रेसिंग ऑन योर नॉर्दर्न बॉर्डर, क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, बहुत सारे नेपाली गांव को वो अपने कैप्चर कर रहा है धीरे धीरे करके, वन विलेज एट अ टाइम इट इज कैप्चरिंग इन द नॉर्दर्न पार्ट। हम अगर नेपाल को बोलने जाते हैं तो नेपालीज थिंक दैट वी आर जेलस, कहता है इंडिया तो जेलस है हमारा नेपाल और चाइना रिलेशन में। सो दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम।
ओके, सो दैट इज देयर। चाइना ऑल्सो 2018 में उसने कम्युनिस्ट, बहुत सारे कम्युनिस्ट पार्टीज थे चाइना नेपाल के, उनको यूनिफाई करवा दिया एंड मेड इट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स। प्रो इंडिया पार्टी इज कॉल्ड नेपाली कांग्रेस। उसके एक प्राइम मिनिस्टर थे, अभी रिसेंटली ही पास्ट अवे, आई थिंक सुषमा स्वराज जी गई थी, कोयराला कोई थे, आई थिंक गिरजा प्रसाद समथिंग वाज हिज नेम, आई डोंट थिंक गिरजा प्रसाद, बट ही वाज देयर, सुशील सुशील कोयराला वाज देयर एंड ही पास्ट अवे, ही वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया। लेकिन नेपाली कांग्रेस जो है बहुत अब वीक पार्टी हो चुकी है, अब उसमें वो जान बची नहीं है, एंड द कम्युनिस्ट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड द कम्युनिस्ट्स आर मोर और लेस एंटी इंडिया एज वेल एज द रॉयलिस्ट। ओके, कम्युनिस्ट 1990 में स्ट्रगल जब कर रहे थे ना, तो इंडिया ने किंग का साथ दिया था। दे वर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द किंग टू ओवरथ्रो द मोनार्की, सो इंडिया सप्लाइड द किंग्स आर्मी विथ वेपन्स एंड इंटेलिजेंस टू किल द माओइस्ट, because Maoist was a common problem both in India and China, sorry, India and Nepal. So that is why they were pissed. ट्रेड जो है, नेपाल अब क्या कर रहा है कि इंडिया से थोड़ा सा हट रहा है। ऑल राइट, एंड दैट दिस इज वाई बायलैटरल ट्रेड बिटवीन नेपाल एंड चाइना हैव मोर देन डबल्ड in the first 11 months of financial year 23 and 24. Not exactly red corridor, वो नेपली कम्युनिस्ट गुरिल्ला मूवमेंट अलग था from the Indian movement, although there were a lot of interactions between Indian Maoist and the Nepali Maoist. Okay. इंडिया भूटान का रिलेशन की हम बात करते जल्दी से। सो इट्स अ लीस्ट प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप टिल नाउ। इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सो दिस इज द किंग and this is Modi ji. So Nepal, sorry, Bhutan is perhaps the one of the only country in the world जहां पर जो किंग है उसने अपने से अपनी गद्दी छोड़ के और ट्रांजिशन कर दिया डेमोक्रेसी में। एंड द किंग ऑफ भूटान सेड व्हाई वेट फॉर एन अपराइजिंग, आई लव माई पीपल, लेट द पीपल रूल देमसेल्व्स। ये जो किंग देख रहे हो ये उनके लड़के हैं। इनके फादर जो है किंग, आई थिंक हिज नेम इज जिग्मे खेसार वांगचुक। भूटान हैज एन आर्मी एंड इट ट्रेन्स विथ इंडियन आर्मी। सो भूटान जो है, ये इनके फादर जो थे उन्होंने एब्डिकेट कर दिया था, एंड बहुत यंग एज में वॉलीबॉल वगैरह खेल रहे थे उस समय, 55-60 के उम्र में थे। एंड दिस यंग पर्सन, he became he became the king of Nepal when his father, sorry, Bhutan when his father abdicated. Abdication का मतलब होता है गद्दी छोड़ देना। एंड भूटान जो है उसके साथ हमारी प्रॉब्लम्स क्या रही थी, उल्फा सुना है आपने? सो इंटरनल सिक्योरिटी मॉड्यूल अगर किसी ने अटेंड किया है मेरा लास्ट ईयर वाला, उसमें मैंने डिटेल में बताया उल्फा के बारे में। सो बेसिकली उल्फा असम में जो है, ये असमीज एथनिक नेशनलिस्ट मिलिटेंट्स थे, और ये जो थे इंडियन आर्मी पे जो रेड्स करते थे वो भूटान में छुप के करते थे। अब भूटान की गलती थी नहीं, भूटान का जो सदर्न पार्ट है इट इज हेविली फॉरेस्टेड, तो भूटान में छुप जाते थे। सो इंडिया ने भूटान के साथ मिलके ऑपरेशन ऑल आउट स्टार्ट किया था 2005 में अगेंस्ट द उल्फा मिलिटेंट्स, और उनको फ्लैश आउट किया था। एंड दिस वाज द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव ऑपरेशन जिसके वजह से उल्फा प्रैक्टिकली खत्म हो गई थी। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है कैसे ये ऑपरेशन ऑल आउट हुआ था। तो एक भूटनी ब्रिगेडियर था, वो सॉरी भूटनी कर्नल था, वो गया उल्फा के कैंप में और उसने कहा कि किंग आने वाले हैं आपसे मिलने के लिए, आपका कैंप देखना चाहते हैं। सो उल्फा वाले बड़े खुश हो गए कि किंग आ रहे हैं। सो दे स्टार्टेड टू प्रिपेयर डांसेस। तो जो अपने वेपन्स थे उसको साइड में रख के जो एथनिक असमीज डांस होता है, बिकॉज उल्फा कौन थे, एथनिक असमी नेशनलिस्ट मिलिटेंट्स, वो डांस करने लगे। एंड द विमेन दे स्टार्टेड टू मेक द पिट्ठा, एक तरीके का डेलिकेसी होता है असमीज का, उसमें चने की दाल से भरते कुछ ऐसा होता है, वो बनाने लगे। सो और उनका वेपन साइड में रखा हुआ था, एंड दैट वाज एक्चुअली अ
प्लॉट, दैट वाज एक्चुअली अ डाइवर्जन। और उसके बाद भूटनीज जो हैं दे स्टार्टेड टू थ्रो बॉम्ब्स एंड दे स्टार्टेड टू एम्बुश एंड अ लॉट ऑफ उल्फा मिलिटेंट्स डाइड। एंड देन उल्फा जो है वो खत्म हो गया, एंड दिस वाज कंसीव्ड बाय द इंडियन आर्मी, ऑपरेशन ऑल आउट। ओके, तो ये जो चीज है दिस इज देयर। दूसरी चीज क्या है, दैट भूटान जो था वो एक प्रोटेक्टरेट था अंडर द ब्रिटिशर्स। सो जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ तो एक स्पेशल रिलेशनशिप हमारे इनके साथ हुआ, दैट भूटान का इंटरनल मैटर्स इंडिया उसमें दखल नहीं देगा, लेकिन जो फॉरेन रिलेशन है उसमें भूटान कंसल्ट करेगा। क्या करेगा? इंडिया के साथ कंसल्ट करेगा। अब यहां पर क्या है, दैट अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ भूटनीज टेरिटरी इज क्लेम्ड बाय चाइना। मतलब 25% भूटान का टोटल एरिया चाइना क्लेम करता है। उसमें से एक स्पेशल एरिया था डोकलाम, जिसमें उसने अपने फोर्सेस भेजे थे। तो इंडिया ने 2017 में अपने फोर्सेस भेज दिए। वाई? बिकॉज इंडिया एंड भूटान हैव दिस रिलेशनशिप, हैव दिस ट्रीटी रादर, कि अगर भूटान का जो भूटान को कोई कंट्री अटैक करती है, सो इंडिया जो है भूटान को प्रोटेक्ट करेगा। इनिशियली डोकलाम स्टैंड ऑफ वाज अ सक्सेस फॉर इंडिया बिकॉज द चाइनीज दे अग्रीड कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे। देन व्हाट हैपेंड? Then the Chinese backstabbed us. They came back and they occupied the entire Doklam Plateau. It's not exactly a friendship treaty, but an understanding. Okay. It's not exactly a friendship, although we have a friendship treaty. We have a friendship treaty with Nepal. We have a treaty with Bhutan. But it's a more of an understanding कि हम जो है भूटान को प्रोटेक्ट करेंगे। इन रिटर्न भूटान विल कंसल्ट अस। इसीलिए भूटान का जो है एम्बेसी सिर्फ कुछ हैंडफुल 5-6 कंट्रीज में है, इंक्लूडिंग यूएस, यूके, इंडिया एंड सम अदर कंट्री। ओके, सो दिस इज द होल सिनेरियो। भूटान को हम काफी हेल्प करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है उनका हमने डेवलप किया। नॉट ओनली हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी डेवलप किया भूटान का, हम उनसे वही हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी जो है खरीदते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली भूटान इज अ स्मॉल कंट्री, उतना उनको यूज है नहीं। भूटान जो था इट इट ग्रू बाई 20%। उसका जो जीडीपी है वो 20% से ग्रो किया था एक साल में, व्हेन इंडिया बिल्ट अ डैम। बिकॉज जनरली छोटी कंट्रीज में ऐसा ही होता है। बिग कंट्रीज लाइक इंडिया उसके लिए प्रॉब्लम है 6-7%, लेकिन जब छोटी कंट्री में छोटा सा कुछ आप बना दोगे, सो 30-35-20% ऐसे ग्रो कर जाता है। सो भूटान एक्चुअली ग्रो बाय 20%, एंड दैट वाज द फास्टेस्ट ग्रोथ एनी कंट्री हैज रजिस्टर्ड इन दैट पर्टिकुलर ईयर, एंड दैट वाज ऑल थैंक्स टू इंडिया। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक में हम करते सब्सिडीज देते। स्कूल्स हो गए, वहां पर जो टीचर्स हैं, भूटान के स्कूल्स में भूटनीज टीचर्स कम हैं, इंडियन टीचर्स ज्यादा हैं। इंडिया से ज्यादा टीचर्स जाते हैं। उसके साथ साथ डॉक्टर्स हो गए, उसके साथ साथ प्रोफेशनल्स हो गए, बहुत सारे जो हैं इंडिया के लोग वहां आपको मिल जाएंगे। सब्सिडीज इन एलपीजी, ये सारी चीजों में हम देते हैं। और उसके साथ साथ अभी भूटान का एक विजन है टू मेक भूटान अ फिनेंस सेंटर। मतलब एक टैक्स फ्री हेवन बनाएंगे भूटान को। एंड ये टैक्स फ्री हेवन जो है वो अल्ट्रा रिच, जो इंडिया के और आसपास के कंट्री के अल्ट्रा रिच है, उनको भूटान अट्रैक्ट करना चाहता है। सो उसमें भी भूटान इंडिया की हेल्प चाह रहा है कि एक तरीके का टैक्स हेवन, जैसे फ्रांस में मोनाको है ना। मोनाको आपने सुना है? फ्रांस का मोनाको है, बिकॉज इन इन द फ्रेंच कंट्री ओनली साइड में मोनाको रहता है। सो उसी तरीके से इट वांट्स टू बिकम इंडियाज मोनाको और इंडियाज मकाओ। जैसे चाइना का मकाओ है, चाइना का हांगकांग है, उसी तरीके से भूटान बनना चाह रहा है हमारा मकाओ या हांगकांग। तो उसके लिए भी ये चाह रहे हैं। उसके साथ साथ चाइना के साथ भी ये अब धीरे धीरे करके दे वांट टू ओपन अप। अ लॉट ऑफ यंग भूटनीज, जो यूथ है भूटान का, दे आर ऑफ द ओपिनियन कि इंडिया पे हम ओवर डिपेंडेंट है, एंड वी शुड यू नो हैव दिस थिंग कि हम दूसरे कंट्रीज के साथ इंक्लूडिंग चाइना डील करें। ओके, सो ये जो है आपका टोटल है। इसके जो नोट्स हैं आप पढ़ लीजिएगा फॉर द इम्पोर्टेंट
नेम्स मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। अब जैसे फुनस शिंगू है, ओके, उसके साथ साथ इंडिया भूटान एनर्जी पार्टनरशिप, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। सो ये सारी चीजें हैं। द नंबर्स आर हेयर, दिस कैन बी यूज्ड इन योर आंसर। बहुत पोटेंशियल है, लेकिन छोटी कंट्री है, देखिए हार्डली कुछ लाख लोग रहते हैं वहां पर। सो और कंज्यूमरिस्ट टेंडेंसी उनमें है नहीं, तो ट्रेड ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा है इसके वजह से। अदरवाइज ऐसा कोई बॉटल नेक नहीं है जैसा हमने नेपाल के साथ देखा है। ओके, रेगुलर विजिट होता है। दूसरी चीज है कि भूटान में जो बुद्धिज्म है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉकिंग पॉइंट है विथ इंडिया। अब बहुत बार क्या होता है कि वो जो उनके किंग हैं और जो हाई लेवल पीपल हैं भूटान के, दे कम टू बोध गया टू पे देयर रिस्पेक्ट्स टू गौतम बुद्ध, एंड बोधि बोधि महाबोधि टेम्पल में आते हैं बहुत बार। और उसके साथ साथ जो है दे ऑल्सो कम टू अदर सारनाथ, सांची, इन सब जगह पे आते रहते हैं, हर 3-4 महीने में एक ट्रिप मार लेते हैं। सो उसके चलते जो है हाई लेवल एक्सचेंजेस हमेशा होता रहता है। सो अभी जो है चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज चाइना का है, उसके साथ साथ भूटान का डेट बढ़ रहा है। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सो ऑल दीज थिंग्स आर कॉजिंग ट्रबल। बात करते हैं इंडिया श्रीलंका रिलेशंस के बारे में। सो श्रीलंका गॉट इट्स इंडिपेंडेंस अ लिटिल लेट, ओके, इट गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 56। इनके साथ हमारा रिलेशन क्या है, अशोक के टाइम से है। सो अशोक जो है उसने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भेजा था विथ अ बोधि बोधि ट्री सैपलिंग, और वहां पर थेरावादी बुद्धिज्म और द हीनयान जिसको कहते हैं, दैट इज प्रेवलेंट। वहां पर दो लोग रहते हैं। अगर श्रीलंका का मैं मैप बनाऊं, इस तरीके का मैप है। सो ये जो येलो वाला पोर्शन है, इसमें तमिल लोग रहते हैं, एंड दीज तमिल आर बेसिकली the migrants whom the British took with them over the years to work in the tea fields। और उसमें से बहुत सारे तमिल वो भी लोग हैं जो ओवर द इयर्स चोला डायनेस्टी वगैरह, जो फ्रॉम द पांड्या डायनेस्टी, दे हैव गॉन। नीचे में जो है मेजर जो आइलैंड है, दिस इज इनहेबिटेड बाय सिन्हाला। द सिन्हालाज आर ऑफ उड़िया एंड बंगाली स्टॉक। ऐसा कहा जाता है कि ये जो है अप्रोक्सीमेटली 5th-6th सेंचुरी में जो है उड़ीसा और बंगाल से ये थ्रू बोट्स ये जो है इधर गए थे, श्रीलंका गए थे बीसी में, और वहां पर जाके बस गए थे। सो एक इंडिया के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चरल रिलेशन है। रामायण जो है दैट इज ऑल्सो बेस्ड इन इंडिया एंड श्रीलंका, जो रामायण एपिक है। सो उसके वजह से बहुत एक अच्छा कल्चरल रिलेशन आप कह सकते हो। प्रॉब्लम क्या हुई थी, अब थोड़ा सा बेसिक में बात करते हैं। एलटीटी का नाम सुना होगा आपने, प्रभाकरण का नाम सुना होगा। व्हाट हैड हैपेंड वाज दैट द तमिल्स, दे वेर वेल एजुकेटेड बाय द ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश को सर्व करते थे, तो उनकी एजुकेशन बड़ी अच्छी हुई थी। उसके वजह से यूनिवर्सिटीज में और सिविल सर्विसेज में और गवर्नमेंट जॉब्स में तमिल्स डोमिनेटेड, ऑल्दो द सिन्हालाज वेयर मेजॉरिटी इन द पॉपुलेशन। तो आप ऐसे समझिए 80% लोग जो हैं सिन्हाला थे, 20% तमिल थे। तो लेकिन 80% जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स थे और 80% जो सिविल सर्वेंट्स थे, देवर तमिल। वाई? बिकॉज द तमिल्स वेयर बेटर एजुकेटेड थैंक्स टू द ब्रिटिश पैट्रोनेज कंपेयर टू दी सिन्हलास। देन व्हाट हैपेंड दैट कि जब 1956 में सिलोन पहले नाम था इसका, इट बिकेम श्रीलंका, तो उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जहां पर सिन्हालास को प्रायोरिटी दी गई इन एजुकेशन एंड सिविल सर्विसेज। उसके वजह से तमिल्स दे स्टार्टेड टू फील लेफ्ट आउट। देन व्हाट हैपेंड इन द 1980s, इन द अर्ली 1980s, एक लड़की थी, उसको आई थिंक कुछ एडमिशन वगैरह नहीं मिला था, या उसके साथ कुछ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हुआ था ड्यू टू दिस सिन्हाला फर्स्ट पॉलिसी। तमिल लड़की थी, एंड शी सेल्फ इमोलेटेड हर सेल्फ, मतलब अपने आप को उसने यूनिवर्सिटी कैंपस में आग लगा दी। अब यूनिवर्सिटी कैंपस में आग लगाई, बच्ची थी 17-18 साल की। सो उसके वजह से बहुत सारे तमिल जो लड़के थे, हु वेर तमिल नेशनलिस्ट्स,
दे गॉट वेरी एंग्री एंड दे स्टार्टेड टू फॉर्म मिलिटेंट ग्रुप्स, और उसमें से एक नाम था प्रभाकरन. So Prabhakaran became the leader of the LTTE, or the Liberation of Tamil Tigers Elam. अब Tamils were very high IQ people. They were very well educated. So उन्होंने जो अपना गुरिल्ला फोर्स बनाया, दैट वाज नॉट ऑर्डिनरी गुरिल्ला फोर्स. प्रॉपर हेलीपैड, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर डिसिप्लिन, सल्यूट, मार्चिंग, प्रॉपर डिवीजन, कमांड, ब्रिगेड. नॉर्मल मिलिटेंट्स की तरह नहीं काम कर रहे थे, प्रॉपर आर्मी की तरह काम कर रहे थे, फॉर द सिंपल फैक्ट दैट एवरीबडी वॉज ब्लडी एजुकेटेड. अब हुआ क्या, दैट द सिन्हालाज हु वेर पुअरली ट्रेन्ड, दे स्टार्टेड टू फील द हीट. एक टाइम ऐसा आया कि पूरा श्रीलंका लगा कि कैप्चर हो जाएगा बाय द तमिल्स. सो उन्होंने क्या कहा, इंडिया हेल्प कीजिए. इंडिया बोला ठीक है हम कुछ करते हैं. इंडिया ने भेजा आईपीकेएफ. तो आईपीकेएफ का फुल फॉर्म क्या था, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो था. अब प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे माइंड में था कि ये एक पीस कीपिंग फोर्स है. सो इनके पास मशीन गन भी नहीं थी, सिर्फ ये पीस कीपिंग के लिए ऑन पेपर जा रहे थे. इनको कोई मशीन गन तक नहीं दी गई थी. लेकिन अनऑफिशियली द आईपीकेएफ दे वेर एक्सपेक्टेड टू फाइट एलटीटी. एलटीटी मैंने बताया, वेरी वेरी हाई आईक्यू कमांडर्स, वेरी वेरी एजुकेटेड. बहुत सारे तमिल जो एक्स श्रीलंकन आर्मी के जो तमिल सोल्जर्स थे और ऑफिसर्स थे, who were trained in the western warfare, they had left the Sri Lankan army and joined the Tamil militants. उसके बाद क्या हुआ, आईपीकेएफ गॉट द ड्रबिंग ऑफ इट्स लाइफ. पता ही नहीं चला. मतलब 100 इंडियन पैरा ट्रूपर्स उतरते थे, एंड कहां से गोली बंदूक आ रहा है पता ही नहीं चलता था. एक तो ये प्रॉब्लम थी कि इंडियन सोल्जर्स वेर कंफ्यूज, करने क्या गए. नाम था इसका पीस कीपिंग फोर्स, लेकिन दे वेर एक्सपेक्टेड टू हेल्प द श्रीलंकन आर्मी. नाम था पीस कीपिंग फोर्स, इसलिए ना टैंक दिया गया, ना इनको मशीन गन्स दी गई. इनको बोला गया तुम्हारा काम तो पीस कीपिंग है, इसलिए मशीन गन की क्या जरूरत है तुम्हें. ना इनको कुछ ब्रीफ किया गया, ऐसे ही जो है श्रीलंका के तमिलियन जंगल्स में उतार दिया गया. एंड दे वेर किल्ड लाइक एनीथिंग, कल्ड लाइक एनीथिंग. सो दिस वॉज अ ब्लंडर. उसके बाद दिस ऑल्सो लेड टू वॉट, दिस ऑल्सो लेड टू द डेथ ऑफ राजीव गांधी, द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी by the Tamil handles, by the Tamil sleeper cells in India. Okay, so that is the whole issue with Sri Lanka. अब दूसरा श्रीलंका के साथ क्या इशू है, that in 65 war it had extended support to Pakistan, and the same thing it did in 71 war. इसने कहा कि देखो तुम दो फ्रंट पे वॉर लड़ रहे हो, बीच में इंडिया है तुम्हारे, आप अगर चाहो तो श्रीलंका में आके यू कैन कम एंड यू कैन रिफ्यूल. आप अपने प्लेन्स और अपने शिप्स को रिफ्यूल कर सकते हो, एंड देन यू कैन गो टू ईस्ट पाकिस्तान. सो दिस वाज आल्सो देयर कि ये हमें क्या समझते थे कि दे डिड नॉट अंडरस्टूड अस एज एलाइज. दूसरा प्रॉब्लम क्या है इनके साथ, फिशरमैन का प्रॉब्लम. फिशरमैन का प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो फिशरमैन है उनको श्रीलंकन आर्मी जो नेवी है वो पकड़ लेती है, उन पे फायर करती है. श्रीलंकन्स कहते हैं कि हम डीप सी फिशिंग करते हैं, जिसके वजह से श्रीलंका की इकोलॉजी जो है वो खराब होती है. दूसरा, श्रीलंकन फिशरमैन के लिए बहुत ज्यादा फिश बचता नहीं. तो दोनों तरफ से एक्यूजेशन काउंटर एक्यूजेशन है. बहुत बार ऐसा हुआ है, मेनी श्रीलंकन फिशरमैन हैव बीन किल्ड. एंड उसके बाद रीजनल पॉलिटिक्स में भी प्रॉब्लम है. many Tamil parties like DMK, AIADMK, over the years, for giving their support to form the union government. मान लो होता क्या था जनरली, जब भी तमिलनाडु में ना कभी स्प्लिट मैंडेट नहीं आता है, आइदर डीएमके विंस वन साइडेड और एआईएडीएमके विंस वन साइडेड, लेकिन दोनों द्रविडियन पार्टीज है. सो इंडियन गवर्नमेंट बनाने के लिए, दिल्ली में सरकार बनाने के लिए जब ये अपना सपोर्ट देती है, इट इज ऑलवेज कंडीशनल ऑन इंडियन गवर्नमेंट प्रेशराइजिंग
द श्रीलंकन गवर्नमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द श्रीलंकन तमिल्स, एंड दिस इज अ पेन पॉइंट फॉर द श्रीलंकन सिन्हाला गवर्नमेंट। प्रॉब्लम ये है श्रीलंकन सिन्हाला गवर्नमेंट का कि इंडियन कुछ कर नहीं सकते, हम चुप तो लगा नहीं सकते, बिकॉज डीएमके नहीं है, AIADMK का ये कंडीशनल ऑफर रहता है कि या तो अगर हमारा 37, 38, 40 सीट्स चाहिए आपको एज अ सपोर्ट टू फॉर्म दी गवर्नमेंट, यू हैव टू गिव drubbing to the Sri Lankan Sinhalas. You have to tell the Sri Lankan Sinhalas that this is not done. उसके वजह से श्रीलंकन सिन्हालाज हमसे गुस्सा हो जाते हैं। सो दिस इज अ स्टिकिंग पॉइंट। दूसरी प्रॉब्लम क्या है इनका, चाइना फैक्टर एक है। मेन प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने चाइनीज स्पाई वेसल्स को और चाइनीज सबमरीन्स को अपने यहां पर रुकने दिया, एंड दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू इंडिया, एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल टू द इंडियंस की। बिकॉज श्रीलंकन सॉरी जो चाइनीज स्पाई सैटेलाइट है, इट हैज द रेंज टू डिटेक्ट आवर नेवल एसेट्स इन केरला एंड तमिलनाडु। So that is something that India is not happy about. India is not happy about Chinese nuclear submarines docking in Sri Lanka. And they have told the Sri Lankans that, this is where I draw the line. This is where I draw the line. ठीक है, वी कैन हैव डिप्लोमेसी, बैक एंड फोर्थ हम कर सकते हैं, तुम कुछ बोलो मैं कुछ बोलूं, लेकिन दिस इज वेयर आई ड्रॉ द लाइन। तुम अगर कंटिन्यू रखोगे इस तरीके से तो फिर दिस इज नॉट डन। अब आता है इकोनॉमिक क्राइसिस। अब इनका इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ क्या, अभी रिसेंटली हुआ था, अपने आपको याद होगा इकोनॉमिक क्राइसिस इनका। इसमें प्रॉब्लम क्या थी, दैट देयर इज अ वेरी करप्ट पर्सन हु वाज नोन एज राजपक्से, एंड महिंदा राजपक्से दो भाई हैं, महिंदा राजपक्से और उसका एक बड़ा भाई है। सो बड़ा भाई जो था पहले श्रीलंकन आर्मी का कमांडर था, एंड ही इज अक्यूज्ड ऑफ वॉर क्राइम्स। ही इज अक्यूज्ड ऑफ किलिंग द 10 year old किड ऑफ प्रभाकरन। उसको बिस्किट खिला के उसके सर में गोली मारी थी उन्होंने, सो दैट कल को प्रभाकरन का बेटा वापस से नहीं है। नाउ बोथ दिस राजपक्से, डू यू नो देयर होम टाउन, वेरी फेमस होम टाउन, इनका होम टाउन पता है क्या, राजपक्से का होम टाउन क्या है? इट्स कॉल्ड हम्बन टोटा। हम्बन टोटा सुना है आपने? इट्स अ वाइट एलिफेंट। हम्बन टोटा वाइट एलिफेंट क्यों है? बिकॉज यहां पर चाइनीज ने बहुत सारा पैसा लगाया। अब प्रॉब्लम क्या थी कि श्रीलंका का जो ज्योग्राफी है उसमें बहुत सारे अच्छी जगह थी जहां पर पैसा लगा के द श्रीलंकन्स कुड हैव अर्नड मनी। लेकिन ये जो राजपक्से फैमिली है, इन्होंने अपने होम टाउन हम्बन टोटा में पोर्ट लगा दिया। होता है ना, नेताजी हमारे कंट्री में भी करते हैं ना, नेताजी अपने जिले में पाइपलाइन ले आते हैं या विकास ले आते हैं, होता है ना, इस टाइप से हरकत करते हैं। वही हरकत जो है राजपक्से ने अपने हम्बन टोटा पोर्ट में किया। द प्रॉब्लम इज इट टर्न आउट टू बी अ इकोनॉमिक डिजास्टर, बिकॉज इट वॉज नॉट ए वायबल लोकेशन टू हैव अ पोर्ट एंड अ एयरपोर्ट। उसके वजह से 99 ईयर्स तक के लिए द चाइनीज ओवरटुक, 99 ईयर्स तक के लिए द चाइनीज हैव टेकन ओवर बिकॉज द श्रीलंकन्स वेर अनेबल टू पे द डेट। दूसरी चीज क्या हुई, कोविड के चलते श्रीलंका का जो मेजर इकोनॉमी था दैट वाज डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म, उसके चलते कोविड के चलते प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट होगी, फोरेक्स खत्म हो गया। अब फोरेक्स जब खत्म हुआ, सो श्रीलंकन इकोनॉमी टैंक्ड, इट वेंट टू चाइना फर्स्ट। पैसा दे दो, चाइना ने कहा नहीं देंगे, चाइना ने कहा ऑलरेडी तुम हमारा बहुत पैसा रखे हो। सो चाइना ने कहा ठीक है पैसा देंगे, लेकिन वो होता है ना, चाइना इज अ वेरी कनिंग पर्सन, इट्स अ वेरी कनिंग कंट्री, इट वांट्स अ पाउंड ऑफ फ्लेश। हम जैसे है ना साफ दिल के, इंडिया जो है बहुत साफ दिल का है, ठीक है, बड़े दिल का है, $100 मिलियन दे देते हैं, कोई बात नहीं ले ले। चाइना ने कहा और पैसा चाहिए तो ये पोर्ट दे दो, वो पोर्ट दे दो, 4 हेलीपैड वहां, 2 एयरपोर्ट वहां दे दो।
श्रीलंकन सेड कि यार ये तो पूरा कंट्री खरीद लेगा हमारा। उसके बाद इंडिया पे आए। सो इंडिया ने बोला, राजपक्से साहब, यू आर अ वेरी अनपॉपुलर लीडर, आपने श्रीलंकन की बैंड बजा दी है। सो इंडिया ने बोला दैट रणिल विक्रमसिंघे, देयर इज अ पर्सन नोन एज रणिल विक्रमसिंघे, हु इज अ प्रो इंडिया पर्सन, उसको जो है इंचार्ज बनाया। और इंडिया ने करेंसी स्वैप कराया। करेंसी स्वैप याद है, प्रीलिम्स प्रोग्राम में मैंने इकोनॉमी में इसको समझाया था। इंडिया इंडिया गिव्स इंडियन रुपी एंड आरबीआई टेक्स श्रीलंकन रुपी, है ना। सो वो करेंसी स्वैप हमने किया, हमने इनको सॉफ्ट लोन दिया। ओके, दैट इज ऑल्सो समथिंग वी डिड। और टाइड किया हमने एक तरीके से जो श्रीलंकन इकोनॉमी है उसको क्राइसिस जोन से हमने निकाला। इमरजेंसी में इंडियन ऑयल ने ऑयल हमने पहुंचाया वहां पर, ऑयल खत्म हो गया था वहां पर। ओके, सो देर वॉज अ वेरी फेमस वीडियो ऑफ अ श्रीलंकन ऑटो वाला स्पीकिंग हिंदी, वो ना टपोरी हिंदी बोल रहा था कि कहाँ से ऑयल तो है नहीं अपने पास, कैसे चलाएगा ऑटो। ओके, सो इंडिया जो है उसने श्रीलंका को दिया। सो दिस इज द होल सिचुएशन। बुद्धिज्म इज वन लिंक। बहुत सारे श्रीलंकन बुद्धिस्ट ऑब्वियसली काल चक्र कॉरिडोर में आते हैं। उसके बाद श्रीलंका ऑब्वियसली इंडियन क्रिकेटिंग टाइज है। उसके साथ साथ श्रीलंका हेज करने की कोशिश करता है, लेकिन इट्स नॉट नेचुरल हेजिंग। ट्राई करता है कि मैं इंडिया को सबक सिखाऊं, लेकिन इट इज नॉट नेचुरल। इट शुड हैव बीन अ नेचुरल पार्टनर। ओके, सो दैट इज वन थिंग। और इसका जो इकोनॉमी है अभी बहुत क्राइसिस में है, सो इट इज बिहेविंग विथ इंडिया। सिंस इट्स इकोनॉमी इज इन क्राइसिस, तो अभी इंडिया के साथ बिहेव कर रहा है। जिस दिन इकोनॉमी ठीक हो जाएगा तो फिर आंख दिखा देगा, है ना। जैसे हम है ना, हम क्या है, वी आर टेकन फॉर ग्रांटेड। जब जिसको दिक्कत होती है, बांग्लादेश को दिक्कत होने लगी तो मोदी जी करने लगे। और जिस दिन बांग्लादेश ठीक हो जाएगा उस दिन बोलेगा कि तुम कौन, हेलो, हु आर यू माय फ्रेंड। सो दिस इज द होल सिनेरियो विद श्रीलंका। इसमें डेटा वगैरह दिया हुआ है, वो आप लिख सकते हो। मैंने आपको ब्रीफ ओवरव्यू जो है आपको बता दिया। इंडिया हैज हेल्प देम इन द सोलर पावर प्रोजेक्ट्स एज वेल। उसके साथ साथ पोर्ट्स में हेल्प कर रहा है, एयरपोर्ट जो है उसको बनाने में हेल्प कर रहा है। और एक और चीज, चाइनीज फंडेड एयरपोर्ट्स जो है उसको अडानी जो है, दे आर, अडानी इज बेसिकली लीजिंग इट सो दैट द श्रीलंकन्स डोंट फॉल इनटू द डेट ट्रैप। ओके, सो इसको याद रखिए। सिक्योरिटी और डिफेंस में भी काफी काम हो रहा है। श्रीलंकन नेवल कैडेट्स, ऑल ऑफ देम दे आर ट्रेन्ड इन द इंडियन अकेडमीज। सो उससे भी काफी श्रीलंकन आर्मी पीपल ओटीए और आईएमए में ट्रेन होते हैं। उससे भी काफी ज्यादा फर्क पड़ता है ओवरऑल। ओके, बात करते हैं ये फाइनल हमारा इंडियन मालदीव्स रिलेशन के बारे में। मालदीव्स इनिशियली जो है, मालदीव्स स्लीपी स्मॉल प्लेस था, ज्यादा उसमें कुछ हलचल थी नहीं अंटिल 1986। उस समय जो था एक बंदा था, गायूम नाम था उसका, हु वाज लीडिंग मालदीव्स। सो एलटीटी समझ रहे हैं, एलटीटी कहाँ के थे, श्रीलंका के थे ये। कुछ एलटीटी के लड़ाके, some fighters of LTT, they took boats and they went to Maldives in a bid to capture Maldives, क्योंकि Maldives it was a sleepy country, ज्यादा 1.5 लाख 2 लाख लोग थे, and they were spread across multiple islands। तो श्रीलंका में उनको प्रेशर आने लगा। सो वहां से एलटीटी के कुछ लोग इन बोट्स विथ हेविली आर्म्ड बोट्स में जाके, एंड दे वेंट टू मालदीव्स, और वहां जाके उन्होंने कैप्चर कर लिया इनको। अब गायूम साहब जो थे, ही वॉज द प्रेसिडेंट, इन्होंने फोन लगाया इंडिया, और इंडिया को बोला कि देखो जी ऐसा प्रॉब्लम है। हमारी एम्बेसी ने वहां से कांटेक्ट किया। वी कंसीव्ड ऑपरेशन कैक्टस। इंडिया से प्लेन्स गए, पैराट्रूपर्स ड्रॉप हुए, एंड वेरी इंटरेस्टिंगली हमने एक भी बिना किसी एक बुलेट फायर किए जितने भी एलटीटी के टेररिस्ट थे या मिलिटेंट्स थे उनको पकड़ पकड़ के मारा, उनको लाठी से मार मार के, और उनको हमने परेड करवाया माले के स्ट्रीट्स पे।
माले इज द कैपिटल ऑफ मालदीव्स. सो दैट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस. क्योंकि 1975 में तो ये मालदीव्स इंडिपेंडेंट हुआ, अप्रोक्सीमेटली 70s में. आई थिंक 1975 इज द ईयर. उस समय तो ये ब्रिटिश डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंट हुआ था. उसके पहले ज्यादा कुछ इसके साथ लफड़ा था नहीं हमारा. 86 में हमने इसको हेल्प किया. दे वेर वेरी थैंकफुल कि पूरी कंट्री बचा ली गई. उसके बाद जो है प्रॉब्लम स्टार्ट हुई इन द 2000s. अब यहां पर एंट्री होती है किसकी? चाइना की. चाइना जो है वो थोड़ा सा स्टार्ट करने लगा यहां पर इन्वेस्टमेंट करना. इट स्टार्टेड टू बाय द लॉयल्टी ऑफ द मालदीवियन पॉलिटिशियंस. अर्लियर बहुत ज्यादा कुछ हैपनिंग होता नहीं था यहां पर, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रेटेजिक इसका जो है पर्पस मालदीव्स का हमें समझ आने लगा. एंड इट बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द चाइनीज स्ट्रैटेजी ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. उसने कहा कि इंडिया को इनसर्कल करना है तो मालदीव्स को अपने पाले में लाना पड़ेगा. Half of the Maldivian politicians, they became pro India. India was able to negotiate with them, and half of them they went to the Chinese part. And ये जो मालदीवियंस हैं, इनका बेसिकली कुछ ऐसा है नहीं, इंडिया के साथ ज्यादा ग्राइप है नहीं. देर इज नो प्रॉब्लम लाइक जैसे श्रीलंका के साथ हमारा काछा तीवू का प्रॉब्लम है, मालदीव्स के साथ ऐसा कुछ है नहीं. So it doesn't make sense for Maldives to be this belligerent unless and until you look at the fact that the Maldivians are getting money from the Chinese. अभी recently Maldives में during the election hashtag India out करके कैंपेन हुआ था, और जो हमारे अम्बेसडर साहब थे वहां पर, उनको पेडोफाइल और homosexual एंड पर्सन हु इज ऑफ क्वेश्चनेबल कैरेक्टर ऐसी स्टोरी चलाएगी. उनको बोला गया कि पेरिस में किसी छोटे से बच्चे का उन्होंने गलत काम किया, ऑल्दो ही हैज नेवर बिन टू पेरिस. अब ये जो चीज है ये ट्रेस की गई चाइना फंडेड न्यूज़पेपर में. तो चाइना हैड स्टार्टेड दिस इंडिया आउट कैंपेन. उसके बाद क्या हुआ, जैसे मैंने बताया, मालदीव्स और श्रीलंका के साथ साइक्लिकल रिलेशनशिप होता है. हर 5 साल में वहां सरकारें बदलती हैं. एंड एवरी 5 year वी हैव अ प्रो इंडिया गवर्नमेंट, एंड देन आफ्टर 5 year एन एंटी इंडिया गवर्नमेंट. सो दिस इज द होल थिंग. जीएमआर जो है, जीएमआर आपको पता है ना, पहले दिल्ली डेयर डेविल्स का ओनर था, दिल्ली एयरपोर्ट जिसने बनाया था. सो दे हैड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर माले एयरपोर्ट. माले इज द कैपिटल ऑफ मालदीव्स. उन्होंने कैंसिल कर दिया उसको और एक चाइनीज कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया. दैट वाज अ मेजर टर्निंग पॉइंट फॉर द इंडियन मालदीव्स रिलेशन. उसके पीछे का रीजन ये था दैट द जीएमआर वाज अ कंपनी विच वाज क्लोज टू द कांग्रेस गवर्नमेंट एट दैट टाइम. जैसे ही जीएमआर का जो कॉन्ट्रैक्ट है कैंसिल हुआ, बिकॉज जीएमआर हैज पुट अ लॉट ऑफ मनी, और उसको कैंसिल किया तो जीएमआर गॉट अ लॉट ऑफ लॉसेस. सो उसके वजह से इंडिया बिकेम वेरी वेरी एंग्री एट मालदीव्स, एंड दैट वाज द प्रॉब्लम. उसके बाद में मालदीव्स में क्राइसिस आया, वाटर का क्राइसिस था. उसमें फर्स्ट रिस्पॉन्डर वाज नॉट चाइना, इट वाज इंडिया. वी सेंट इंडियन नेवी शिप्स with lakhs of Bisleri bottles and desalination on board desalination plant, जिसके वजह से मालदीव्स बच पाया. और उसके बाद थोड़ा बहुत जो उनका प्रॉब्लम्स था इन साइक्लोन जो अरेबियन सी में फेस करते हैं, उसमें भी हमने काफी हेल्प किया. बट मोर और लेस दे आर नॉट थैंकफुल व्हेन इट कम्स टू दीज. दिस इज टेकन फॉर ग्रांटेड. जैसे हमने गुजरात डॉक्ट्रिन में पढ़ा है ना, रेसिप्रोसिटी आप एक्सेप्ट, you cannot expect the reciprocity when it comes to this. चाइना फैक्टर जो है दैट इज प्लेइंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम हियर. जैसे मैंने बताया कि कोई लफड़ा है नहीं हमारा, किसी भी आइलैंड पे क्लेम नहीं है एक दूसरे का. ओके, देर इज नो टेरिटोरियल डिस्प्यूट एज सच. तो जो भी लफड़ा है दैट इज इंजीनियर्ड बाय चाइना, एंड दैट इज इंजीनियर्ड आर्टिफिशियली. देर इज नो नेचुरल लफड़ा. जैसे नेपाल के साथ हमारा नेचुरल लफड़ा है, हमारा श्रीलंका के साथ नेचुरल लफड़ा पाकिस्तान के साथ है, वैसा मालदीव्स के साथ नहीं है.
ओके, इंडिया आउट कैंपेन जो है, दैट हैज बीन देयर, और इसमें जो प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू है, ही स्टार्टेड दिस इंडिया आउट प्लेटफॉर्म, और बहुत सारे प्रो एंटी इंडिया चाइना फंडेड न्यूज़पेपर्स जो है उनको खोला गया। ओके, सो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिली थी। उसके साथ साथ इंडियन मिलिट्री पर्सनल जो है उनको भगा दिया गया, वो आइलैंड्स पे थे, उसके वजह से एक लड़के की डेथ हो गई। सो देर वॉज दिस बॉय जो स्नॉकलिंग कर रहा था, स्नॉकलिंग में उसका सर कहीं से टकराया और उसको बहुत चोट आ गई। और इंडिया का डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है, ये आया था इस साल प्रीलिम्स में, 2228, डॉर्नियर मैरिटाइम एयरक्राफ्ट, दैट वाज स्टेशन देयर, और जनरली वही एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करता है। लेकिन मोहम्मद मुइजू ने मना कर दिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट दैट किड डाइड, एंड दिस लेड टू ए लॉट ऑफ बैकलैश, बिकॉज ही इट इज सेड कि मोहम्मद मुइजू ने अपने ईगो के चलते उस बच्चे की जान ले ली। इंडियन हाल टेक्नीशियंस, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड के टेक्नीशियंस आइलैंड्स पे रहते हैं वहां पर, फॉर बिकॉज वी हैव गिवन मालदीव्स 3-4 हेलीकॉप्टर्स फॉर बिकॉज आइलैंड है, तो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जाने के लिए दे हैव गॉट ध्रुव। अगर आपको याद होगा, ध्रुव हेलीकॉप्टर्स यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स होते हैं ये। सो ध्रुव हेलीकॉप्टर्स के लिए हाल के लोग हमने स्टेशन कर रखे थे, उनको भगा दिया। उनको बोला कि आप खाली करो, हम चाइनीज लाएंगे या हम लोकल टेक्नीशियंस यूज करेंगे। उसके वजह से उनका हेलीकॉप्टर्स जो है वो बंद पड़ा हुआ है। सो दिस इज ऑल द प्रॉब्लम दैट इज हैपनिंग। उसके साथ साथ मोहम्मद मुइजू जो है, जनरली मालदीवियन प्रेसिडेंट जब नया बनता है वो इंडिया पहले आता था, लेकिन मुइजू चोज टर्की, एंड देन ही वेंट टू चाइना। और उसके बाद जो है इंडिया वो बहुत लेट आया। अब इंडिया क्यों आया, उसके पीछे भी रीजन है, बिकॉज ऑफ फिनेंशियल क्राइसिस। मतलब देखो, जब जरूरत पड़ती है तब हमारा दरवाजा खटखटाते हैं, जब इनका बढ़िया चल रहा होता है तब दो चार गाली दूर से दे के निकल जाते हैं। श्रीलंका के साथ भी वही सीन था। पहले अकड़ दिखाई, उसके बाद जब 300 रुपए, $1 300 श्रीलंकन रुपी हो गया, तब आते हैं कि भाईजान कैसे हैं आप? है ना, दिस इज द थिंग। उसी तरीके से मालदीवियन प्रेसिडेंट भी जैसे होता है ना कि ही गॉट हिज लेसन, एंड देन ही केम टू इंडिया सेइंग कि इंडियन टूरिस्ट आप आइए प्लीज, ऐसे मालदीव्स ये वो फलाना ढिमकाना, ऑल दीज थिंग्स, हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, आप ब्यूटीफुल हमारा कंट्री है देखिए, ठीक है। एक और चीज है दैट इंडिया के साथ में एक मोहम्मद नाशीद करके बड़ा अच्छा हमारा फ्रेंड है। ही यूज टू बी द प्रेसिडेंट एंड ही हेल्ड द फर्स्ट अंडर वाटर पार्लियामेंट। अब ये कोई बता सकता है अंडर वाटर पार्लियामेंट के पीछे का रीजन क्या है? This was to raise awareness regarding Maldives' disappearance from the face of the earth by 2100. So, because of the rising sea level, ऐसा कहा जाता है by the end of this century, Maldives will be wiped out from the face of the earth due to rising sea level, because Maldives is an atoll, और अटॉल जनरली बहुत शैलो होता है। और उसके चलते जो है व्हाट वी हैव इज दैट उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया दैट मालदीवियन जो हैं लोग उस समय जो बच जाएंगे, दे विल बी रिहैबिलिटेटेड इन इंडिया एज इंडियन सिटीजन्स और इंडियन रेसिडेंट्स, वट एवर यू कैन कॉल। सो ये जो नेगोशिएशंस है वो कर रहे थे, सो दैट दैट यूज टू हैपन। बट अब जो है, बिकॉज नाउ दे आर दे आर फर्मली गोइंग टूवर्ड्स द चाइनीज and the Turkish sphere of influence and the Pakistani obviously sphere of influence. प्रॉब्लम है मालदीव्स का दैट इसकी ज्योग्राफी इसको धोखा देती है। आप कितना भी टर्की और पाकिस्तान भाईजान कर लें और कितना भी चाइना भाईजान कर ले, अल्टीमेटली यू विल बी द क्लोजेस्ट टू इंडिया। और उसके वजह से जहां इंडियन टूरिस्ट ने जाना छोड़ा, बिकॉज आई थिंक इसके पहले मोदी को गाली दी थी वहां के एक मिनिस्टर ने, उसके वजह से 42% ड्रॉप जो है टूरिस्ट में हो गया मालदीव्स में। एंड बिकॉज ऑफ दैट, मालदीव्स विच इज अ कंट्री डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म, इट लॉस्ट अ लॉट ऑफ फोरेक्स, बिकॉज इंडियन टूरिस्ट दे यूज टू स्पेंड अ लॉट। ओके, सो दिस इज ऑल दैट इज देयर।
अभी जो है रिसेंटली आया था ये प्रेसिडेंट मुइजू। क्यों आया था? बिकॉज पैसा खत्म हो गया, कोई दे नहीं रहा था, तो कौन बचा? गुड ओल्ड इंडिया, है ना? तो धर्मशाला है, जिसको मन करे आ जाए, जिसको मन करे गाली देके चले जाए। दिस इज द होल सिनेरियो। इंडिया हैज अग्रीड टू ईज द रीपेमेंट टर्म्स ऑन इंडियाज लोन। इंडिया ने कहा ठीक है भाई, चलो हम अपना धर्म निभाते हैं, तुम अपना धर्म निभाओ। वी विल गिव यू द ईज ऑफ रीपेमेंट। आपको अगर लोन्स देना है तो आप बाद में दे सकते हो। और इंडिया आउट कैंपेन बंद किया गया। जितने भी न्यूज़पेपर इंडिया के अगेंस्ट बकवास चला रहे थे, उनको इनकी गवर्नमेंट ने उस पर लगाम लगाई। सो अ थॉ हैज बीन देयर। सो मालदीव्स का जो है, 2024 में क्वेश्चन आया था आपका यूपीएससी में, दैट इट इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक रूट पे है। 80% 90% ऑफ द एशियन ऑयल जो है वो आपका पर्शियन गल्फ से इसी रास्ते जाता है। सो एनी कंट्री विच इज कंट्रोलिंग द मालदीवियन आर्कीपेलागो, इट विल कंट्रोल द एशियन ऑयल सप्लाई। अब यूएस जो है वो भी मालदीव्स में इंटरेस्ट दिखाने लगा है। वो भी यूएस कोर्ट कर रहा। वो अलग हेडेक है बोथ इंडिया चाइना के लिए। चाइना के लिए तो हेडेक है ही, इंडिया के लिए भी हेडेक है। बिकॉज अमेरिका के साथ हमारा रिलेशन इज नॉट एग्जैक्टली बेड ऑफ रोजेस, ऑल्दो इट इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, इट्स अ मेजर एलाई। बट डू यू वांट अमेरिका टू बी हैंगिंग एट सेंट मार्टिन एंड मालदीव्स? नहीं। सो दैट इज अगेन अ हेडेक दैट इंडिया इज वॉचिंग। ओके। अभी रिसेंटली जो यूनियन बजट आया है उसमें हमने जो है रिड्यूस कर दिया था 400 करोड़, फिर हमने इंक्रीज कर दिया 600 पे। बिकॉज वी थॉट की द मालदीवियंस, दे हैव लर्न देयर लेसन। सो दैट इज हाउ इंडिया कंट्रोल्स। दिस इज कॉल्ड एड डिप्लोमेसी। इसमें हम क्या करते हैं कि तुम्हारे बिहेवियर के बेसिस पे तुम्हें हम एड देते हैं। अगर अच्छे से बिहेव करोगे अच्छा एड देंगे, खराब करोगे तो काट देंगे। ठीक है, दिस इज हाउ वी लुक एट इट। ओके। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। चाइना फैक्टर मैंने आपको बता दिया। दिस इज योर इंडियाज नेबरहुड। या आई थिंक हेयर वी कैन स्टॉप। बस अफगानिस्तान और म्यांमार बचा है। हम जो है कल उसको आसियान, इंडिया का डिफरेंट रीजन्स के साथ रिलेशंस इस तरीके से करके मल्टीलैटरल एजेंसी, तो 3 क्लासेस और लगेंगी, आपका आईआर पूरा फिनिश हो जाएगा।